अगेंस्ट द गॉड्स अर्थात देवताओं के विरुद्ध। अध्याय 101 से 105। नमस्कार, आप कहानी में खो जाएं उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। धन्यवाद। देवताओं के विरुद्ध अध्याय 101 फीनिक्स के अवशेष 1। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। अध्याय 101 फीनिक्स के अवशेष 1। लेन ज़ुएरुओ ने यूचे की चोटों का गहन निरीक्षण किया। जो परिणाम उसे मिले उससे उसने राहत की लंबी सांस ली, लेकिन साथ ही उसे एक बड़ा झटका भी लगा। ऐसा इसलिए था क्योंकि यूनचे की चोटें उसकी कल्पना से कहीं बेहतर थी। उनके कंधे पर इतना गंभीर घाव हो गया था, फिर भी खून बहना बंद हो चुका था और इसके बिगड़ने का कोई संकेत नहीं दिख रहा था। इसके बजाय ये बेहद चौंकाने वाली गति से ठीक हो रहा था, जिसे नग्न आंखों से देखा जा सकता था। उसके शरीर पर और भी अनगिनत घाव थे, लेकिन वे सभी हल्की चोटें थीं। उनका शरीर दुर्बलता की अवस्था में था, परंतु ये भी दुर्बलता ही थी। आवश्यक वस्तुओं की कोई क्षति नहीं हुई और आंतरिक चोटें भी बहुत मामूली थी। भले ही वह इतनी ऊंची जगह से गिरा, फिर भी उसने अपनी पूरी ताकत से उसे दूसरी दिशा में धकेल दिया, जिससे वह और भी तेजी से गिर गया। इस हद तक चोटें झेलना पूरी तरह से अकल्पनीय था। जैसे ही उसने यूनचे को जमीन से उठाया, वह उसे पास की नरम घास के मैदान में ले गई और उसे लिटा दिया। यह पहली बार था जब उसने किसी पुरुष का शरीर थामा था। उसने उसे बहुत सावधानी से पकड़ रखा था। दिल की धड़कनें भी अनियंत्रित रूप से अव्यवस्थित थीं। फिर वह चुपचाप उसके पास पहरा देती रही और उसके एक बार फिर जागने का इंतजार करने लगी। यह एक पहाड़ी प्रदेश था। असंख्य पहाड़ियां जो बहुत ऊंची नहीं थीं, दृष्टि के पूरे क्षेत्र में फैली हुई थी। हालांकि यह क्षेत्र हरियाली से भरपूर था, फिर भी इससे एक प्रकार की बेहद उजाड़ हवा निकलती थी। दूर से गहरे जानवरों की दहाड़ें बार बार सुनी जा सकती थी। इसके कारण लेन ज़ुएरुओ को यूनचे की तरफ से पहरा देना पड़ा और किसी भी गंभीर जानवर को यूनचे के पास आने और उसे नुकसान पहुंचाने से रोकने के लिए उससे आधा कदम भी दूर रहने की हिम्मत नहीं हुई। 1 घंटे से अधिक समय बीत जाने के बाद जैसे ही उसने अपनी दाहिनी ओर देखा, उसकी भौं का कोना अचानक चमक उठा। उसकी दृष्टि में 5 लोग इस समय यहाँ चल रहे थे, 3 वयस्क और 2 बच्चे। ये तीनों आदमी लगभग 30 या 40 साल के लग रहे थे और देखने में वे राक्षसी लग रहे थे। उन्होंने एक ही प्रकार का हल्का कवच पहना था। उजागर मांसपेशियां गहरी और खुरदरी थी। स्पष्ट रूप से वे लोग थे जो अक्सर बाहर काम करते थे। जो व्यक्ति सबसे उम्रदराज लग रहा था, उसका शरीर बड़ा लंबा था और उसका चेहरा भयंकर लग रहा था, जबकि उसके कंधों पर एक बड़ी चौड़ी कुल्हाड़ी थी। इसके विपरीत सबसे कम उम्र के दिखने वाले व्यक्ति का शरीर पतला था। उसका चेहरा नुकीले मुंह वाले बंदर जैसा था और वह 1 मीटर से अधिक लंबी लोहे की विशाल छड़ी खींचता था। आखिरी वाले का चेहरा घोड़े जैसा था और उसके पास एक विशाल लोहे का गदा भी था। उनकी गहन साधना के संदर्भ में उच्चतम पहले से ही नेसेंट प्रोफाउंड दायरे के 8वें स्तर पर था, जबकि सबसे निचला भी पहले से ही नेसेंट प्रोफाउंड दायरे के 6ठे स्तर पर था। हालांकि दोनों बच्चे केवल 7 या 8 साल के लग रहे थे। एक लड़का और एक लड़की, जिन्होंने खुरदरा कपड़ा पहना हुआ था। जो बात ध्यान खींचने वाली थी, वह उनके माथे पर मौजूद एक बहुत ही उथला लाल निशान था। उसका आकार जलती हुई लपटों के समूह जैसा था। उनकी प्रत्येक भुजा को एक व्यक्ति द्वारा अलग अलग खींचा गया था, जो उन्हें कदम दर कदम आगे बढ़ाता था। आंसुओं के दाग जो अभी तक सूखे नहीं थे, उनके चेहरे पर साफ देखे जा सकते थे। जैसे ही लेन ज़ुएरुओ ने उन्हें देखा, उन्होंने भी लेन ज़ुएरुओ को देखा। लगभग सर्वसम्मति से तीनों व्यक्तियों ने एक ही समय में अपने पैर रोक दिए। उनकी आंखें लेन ज़ुएरुओ पर कसकर बंद हो गईं और क्रूर भेड़ियों की तरह चमकने लगी। जल्दी जल्दी देखो, वह लड़की वहां। वास्तव में बहुत अच्छी दिखने वाली लड़की थी। एसएस, मैंने अपने पूरे जीवन में इतनी खूबसूरत महिला कभी नहीं देखी। घोड़े के चेहरे वाला आदमी बोलता रहा, जबकि उसकी लार अनियंत्रित रूप से एक सतत धारा में बह रही थी। तेज तर्रार आदमी तो और भी अधिक निडर था। उसके दोनों पैर कसकर एक दूसरे से चिपक गए और उसका पूरा शरीर कांपने लगा। वह इस पिता के सपनों की देवियों से लगभग 100 गुना अधिक सुंदर है। मेरे पैर भी हार मानने वाले हैं। अगर हम उसे अपने कप्तान की दुल्हन बनाने के लिए पकड़ लेते हैं, तो कप्तान हम निश्चित रूप से खुशी से पागल हो जाएंगे और हमें उप कप्तान का पद भी दे सकते हैं। क्या तुम मूर्ख हो? ब्रॉडेक्स आदमी ने तेज तर्रार आदमी की गर्दन पर तमाचा मारा। फिर उसने अपने मुंह के कोने को अपनी आंखों की तरह जोर से चाटा। एक अश्लील झलक प्रकट की। अगर हम इस लड़की को वापस ले आए, तो कैप्टन निश्चित रूप से हर रात गतिविधि में शामिल होगा। हमारे लिए क्या बचेगा? सचमुच इस जगह पर इतनी खूबसूरत लड़की से मिलना, ये स्वर्ग द्वारा हमें भेजा गया एक इनाम है। तेज तर्रार आदमी की आंखें अचानक चमक उठी और उसके दोनों पैर और भी अधिक तीव्रता से कांपने लगे। उसने लगातार बिना रुके सिर हिलाया। सही है, सही, बिग ब्रदर सही कह रहे हैं।
तो फिर हम किसका इंतजार कर रहे हैं? हालांकि जबकि यह खूबसूरत लड़की केवल 18 या 19 साल की दिखती है, वास्तव में उसके पास नेसेंट प्रोफाउंड रियल रैंक 8 की खेती है। ब्रॉडेक्स आदमी ने थोड़ा भौहें चढ़ाई। क्या नेसेंट प्रोफाउंड रियल रैंक 8? तेज मुंह वाला आदमी और घोड़े के मुंह वाला आदमी दोनों ही बेहद हैरान थे। इतनी कम उम्र में इतनी मजबूत साधना करने के लिए वह वास्तव में किसी महान परिवार की शिष्या हो सकती है, या एक प्रतिभा के स्तर पर भी हो सकती है। यदि हम कार्रवाई करते हैं और उसके पीछे परिवार को संयोग से पता चल जाता है। तस्क, देखो तुम कितने वादाहीन हो। ब्रॉडेक्स आदमी ने उसकी ओर तिरस्कार पूर्वक देखा। फिर उसने अपने होंठ चाटे और अश्लील ढंग से हंसा। हम ब्लैक डायमंड मर्सिनरी ग्रुप कब एक दिन भी ब्लेड की धार पर नहीं रहे, और हम किससे कभी डरे हैं? ये भी मत कहो कि वह किसी बड़े परिवार की शिष्या हो सकती है, क्योंकि वह हमसे मिल चुकी है, भले ही वह वर्तमान सम्राट की बेटी हो। हे, हम फिर भी बिना किसी हिचकिचाहट के सगाई करेंगे। बिल्कुल सही, एक ऐसी अलौकिक खूबसूरत महिला का आनंद लेने में सक्षम होना जिसकी कोई सपने में भी कल्पना नहीं कर सकता है, यह इसके लायक है, भले ही हम इसके तुरंत बाद मर जाएं। तेज मुंह वाला आदमी और घोड़े के चेहरे वाला आदमी दोनों चावल चुगने वाले चूजे की तरह सिर हिला रहे थे, और इस हद तक उत्साहित थे कि वे ठीक से चलना लगभग भूल गए थे। भले ही उनकी आवाजें धीमी थी, लेकिन यह उन दो बच्चों को स्पष्ट रूप से सुनाई देने के लिए पर्याप्त थी, जिन्हें वे अपने हाथों में खींच कर ले जा रहे थे। उनके चेहरे पर भयभीत और चिंतित भाव प्रकट हो गए। छोटे लड़के ने अपनी सांसें रोक ली, फिर अचानक जोर से चिल्लाया, बड़ी बहन जल्दी भागो, वे बुरे लोग हैं, वे तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। घोड़े की शक्ल वाले आदमी की लात से जमीन पर गिरे छोटे लड़के ने एक दर्दनाक चीख निकाली। छोटी लड़की जल्दी से उसकी मदद करने के लिए दौड़ी और फिर उसे गले लगाकर रोने लगी। छोटे लड़के की आवाज और उसके बाद जो दृश्य आया उसे लेंजुएरो ने पूरी तरह से देखा और सुना। वह थोड़ा सा सिकुड़ी और जमीन से उठ खड़ी हुई, लेकिन अब ब्रॉडेक्स आदमी और तेज तर्रार आदमी पहले ही आ चुके थे और अश्लील मुस्कुराहट से भरे चेहरों के साथ उसके सामने खड़े थे। तेज तर्रार आदमी की आंखों में एक अश्लील रोशनी दिखाई दे रही थी जो अब और स्पष्ट नहीं हो सकती थी। उसके हाथ की दोनों अंगुलियों को आपस में रगड़ने से साफ था कि वह ज्यादा देर तक इंतजार नहीं कर सकता था। यदि प्रतिद्वंद्वी की गहन साधना के डर से नहीं, जो नेसेंट प्रोफाउंड दायरे के 8वें स्तर पर थी, तो वह पहले ही हंस गोता लगा चुका होता। छोटी बहन, तुम यहाँ अकेले क्यों हो? तुम खो रहे हैं। क्या आप चाहते हैं कि यह बड़ा भाई आपको यहाँ से ले जाए? लेंजुएरो को पहले भी कई बार इसी तरह की निगाहों और व्यवहार का सामना करना पड़ा था। हालांकि ये पहली बार था जब कोई इसके बारे में इतना स्पष्ट रूप से बोला था, इसे छुपाने का जरा भी प्रयास किए बिना। कारण बहुत स्पष्ट था, ऐसा इसलिए था क्योंकि यह जंगल था। इसके अलावा वह अकेली थी। उसकी भौहों के बीच से गहरी घृणा प्रकट हुई और उसने उदासीन स्वर में उत्तर दिया, उन दो बच्चों को छोड़ दो, फिर भाग जाओ। भले ही वह जवान लड़का पहले न चिल्लाया हो, फिर भी वह एक नजर से बता सकती थी कि उन दोनों बच्चों का उन्होंने जबरदस्ती अपहरण कर लिया था। योह, ब्रॉडेक्स आदमी हंसा, ये लड़की न केवल सुंदर है, वह बहुत साहसी भी है। हम भाई यहाँ इस बार खुद को ठीक से तरोताजा कर सकते हैं। हे। बड़ी बहन, जल्दी करो, भागो, वे बुरे लोग हैं, वास्तव में मजबूत बुरे लोग, भागो। टिल्डर। छोटा लड़का लेंजुएरो पर एक बार फिर चिल्लाया, लेकिन घोड़े की शक्ल वाले आदमी ने उसे फिर से जमीन पर पटक दिया और गुस्से से बोला, अरे छोटे लड़के, ठीक से व्यवहार करो। यदि यह सच नहीं होता कि आपके पास अभी भी थोड़ा सा मूल्य है, तो इस पिता ने आपको बहुत पहले ही टुकड़े टुकड़े कर दिया होता। यदि आप फिर से चिल्लाने की हिम्मत करते हैं, तो बेहतर होगा कि आप विश्वास करें कि यह डैडी पहले आपका मुंह फाड़ देगा। लड़का लड़की ने एक दूसरे को कसकर गले लगाया। उनकी आंखों में डर देखा जा सकता था, क्योंकि उनका पूरा शरीर सिर से पांव तक कांप रहा था। लेंजुएरो के चेहरे पर गुस्सा उभर आया, सिर्फ इस तथ्य के कारण कि वह युवा लड़के ने परिणाम की परवाह किए बिना चिल्लाकर उसे चेतावनी दी थी। वह पहले से ही बैठे रहने और उन्हें इन 3 दुष्ट लोगों द्वारा ले जाते हुए देखने में असमर्थ थी। हालांकि यूचे उसके ठीक बगल में लेटा हुआ था, और अगर वह उनसे लड़ती तो उसके शामिल होने की संभावना थी। उसने अपने हाथ भींच लिए और गुस्से से बोली, मैं इससे फिर से कहूंगी, उन दोनों बच्चों को छोड़ दो, फिर जल्दी से भाग जाओ। हे। लेंजुएरो की फटकार का सामना करते हुए तीनों न केवल थोड़ा भी नहीं लड़खड़ाए, बल्कि जोर से हंसने लगे। ब्रॉडेक्स आदमी ने भद्दे ढंग से उत्तर दिया, क्या सुंदरता चाहती है कि हम हाथापाई करें? बेशक हम यही चाहते हैं, लेकिन मुझे नहीं पता कि क्या सुंदरता चाहती है कि हम यहाँ अपने साथ घूमें, या हमारे साथ घास पर लेट जाओ, या शायद हमारे साथ बिस्तर पर लेट जाओ। तेज मुंह वाला आदमी और घोड़े के मुंह वाला आदमी एक साथ जोर से हंसे।
लेंजुएरो की भौहें सिकुड़ गई और उसकी अभिव्यक्ति ठंडी तपस्या में ढक गई। वह धीमी आवाज में बोली, तुम मौत को दावत दे रहे हो। जैसे ही उसकी आवाज धीमी हुई, उसने अपने बाएं हाथ को अपने दाएं हाथ से सहलाया। एक लंबी तलवार जो सफेद जैड जैसी पीली थी, अचानक उसके हाथ में पकड़ ली गई। तुरंत ब्रॉडेक्स मैंतिकड़ी की आंखें तुरंत चमक उठी। स्थानिक वलय। ये वास्तव में एक स्थानिक वलय है। इस बार हमने सचमुच जैकपॉट हासिल कर लिया है। दिखने में ये तलवार कोई आम हथियार नहीं होनी चाहिए। यहाँ तक कि स्थानिक छल्लों के निम्नतम ग्रेड की कीमत भी महंगी थी। ये निश्चित रूप से कुछ ऐसा नहीं था जिसे कोई सामान्य व्यक्ति वहन कर सके। तीनों की अश्लील निगाहों के भीतर अब गहरा लालच पैदा होने लगा था। इस समय लेंजुएरो ने अपनी तलवार ब्रॉडेक्स आदमी की ओर बढ़ाने के लिए एक कदम आगे बढ़ाया। ब्रॉडेक्स आदमी के पास नेसेंट प्रोफाउंड दायरे के 8वें स्तर पर ताकत थी और वह सबसे बड़ा खतरा था। हाँ, आइए देखें कि हम तीन भाई इस छोटी सुंदरता को कैसे उचित रूप से अनुशासित करते हैं। अहंकारपूर्ण हंसी की आवाज के भीतर ब्रॉडेक्स आदमी ने अपना विशाल ब्रॉडेक्स उठाया और क्षैतिज रूप से लेंजुएरो की जैड तलवार की ओर बढ़ गया। उसके पास बचा तेज तर्रार आदमी भी अश्लील ढंग से हंसा और उसने एक साथ दोनों हाथों से लोहे का डंडा पकड़ लिया और तेजी से बाहर की ओर झूल गया। कुल्हाड़ी और डंडा एक के बाद एक लेंजुएरो की जैड तलवार से टकराए, जिससे लेंजुएरो की तलवार की मुद्रा टूट गई और उसकी कलाई में हल्का दर्द महसूस हुआ। वह तेजी से एक कदम पीछे हट गई। धीमी चीख के साथ लंबी तलवार ने एक तिरछी चाप खींची जिसने एक साथ दोनों की प्रगति को अवरुद्ध कर दिया। 7 स्टार अरेंजिंग मून। उसकी तलवार के प्रहार के बाद कुछ दर्जन अन्य लोगों ने लगातार उसका पीछा किया। तलवार का रूप अनवरत था। उसकी नृत्य जैसी हरकतों के बीच जैड सफेद लॉन्गस्वॉर्ड लहरें और शानदार सफेद छाया की लहरें बहाती है। उसकी वर्तमान गहन ताकत नेसेंट प्रोफाउंड दायरे के 8वें स्तर पर थी, जो ब्रॉडेक्स आदमी से मेल खाती थी। लेकिन जब सब कुछ कहा और किया गया, तब भी वह काफी छोटी थी। युद्ध के अनुभव के मामले में ब्रॉडेक्स आदमी की बराबरी करना उसके लिए असंभव था और गहन ऊर्जा की मोटाई और भी अधिक अतुलनीय थी। नेसेंट प्रोफाउंड दायरे के अतिरिक्त 7वें रैंकर का भी उल्लेख नहीं किया गया है। यहाँ तक कि जब वह अकेले ब्रॉडेक्स आदमी का सामना करती थी, तब भी वह संघर्षरत पक्ष में होती थी। और बहुत दूर नहीं, 6ठे स्तर पर अभी भी घोड़े के चेहरे वाला आदमी था नेसेंट प्रोफाउंड रियलम का, जो अभी भी वहीं छिपा हुआ था और उसने दोनों बच्चों को रोक रखा था। लगभग 1 दर्जन राउंड के बाद लेंजुएरो के सभी हमले विफल हो गए और तलवार कई बार उसके हाथ से लगभग छूट गई थी। ब्रॉडेक्स आदमी हंसा और अचानक हवा में ऊंची छलांग लगा दी, क्योंकि विशाल कुल्हाड़ी एक भयावह शक्ति के साथ नीचे की ओर बढ़ी। 1000 जून विनाश। डोंग। लेंजुएरो की तलवार की मुद्रा एक ही पल में लगभग नष्ट हो गई थी। जैसे ही वह लगातार 5 कदम पीछे हटी, उसका पूरा शरीर कांप उठा। उसका दाहिना हाथ हल्के से कांपने लगा, क्योंकि लंबी तलवार एक बार फिर उसके हाथ से लगभग छूट गई। हे, बिग ब्रदर अद्भुत है। तेज तर्रार आदमी ने जूते चाटते हुए चापलूसी की और फिर अश्लील ढंग से मुस्कुराया। छोटी सुंदरता, तुम्हें बस आज्ञाकारी रूप से हमें गले लगाना चाहिए। अगर हम लड़ते रहें और गलती से आपके सुंदर शरीर को नुकसान पहुंचाएं, तो ये बस बर्बादी होगी। लेंजुएरो की छाती ऊपर नीचे हो रही थी, फिर भी उसकी अभिव्यक्ति पूरी तरह से शांत थी। उसने रत्न जड़ित हार को पकड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाया जो वह हमेशा पहनती थी, और हल्के से उसे खींच लिया। जिस क्षण रत्नजड़ित मोतियों का हार उसके बर्फीले सफेद गले से छूटा, उसकी गहन ऊर्जा की आभा प्रकट हुई, तुरंत उछाल आया। अप्रत्याशित रूप से उसकी आकर्षक आंखों ने धीरे धीरे एक पवित्र सुनहरा रंग प्रकट किया। जैसे ही उसने धीरे से जैद तलवार को अपने हाथों में उठाया, सुनहरी रोशनी की एक अलग परत ने तलवार के बर्फ के सफेद शरीर को ढक दिया। देवताओं के विरुद्ध अध्याय 102 फीनिक्स के अवशेष 2। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। अध्याय 102 फीनिक्स के अवशेष 2। एक पल में लेंजुएरो के मानसिक संतुलन में भारी बदलाव आया। ब्रॉडेक्स आदमी और तेज तर्रार आदमी के चेहरे पर मुस्कुराहट तुरंत गायब हो गई जब उन्हें अचानक उनके सामने बेजोड़ सुंदरता का दम घुटने वाला दबाव महसूस हुआ। बॉस, क्या चल रहा है? तेज तर्रार आदमी को माहौल में कुछ गड़बड़ महसूस हुई। शब्द अभी उसके होठों से निकले ही थे कि उसकी आंख के किनारे से सफेद सोने की रोशनी चमक उठी। लेंजुएरो की तलवार एक बार फिर उठी और सीधे उसकी छाती पर जा लगी। बिना किसी काल्पनिक हलचल के एक हमला, फिर भी इसकी आभा स्पष्ट रूप से पिछले वाले से कई गुना अधिक मजबूत थी। तेज तर्रार आदमी उसकी आभा की दम्भौतु ताकत के कारण क्षण भर के लिए स्तब्ध हो गया था, लेकिन उसके बाद उसने अपना लोहे का डंडा घुमाया और जल्दी से उसके हमले को रोक दिया। एक जोरदार टकराव के साथ तेज तर्रार आदमी का लोहे का क्लब उड़ गया, क्योंकि सुनहरी रोशनी में लिपटी जैद तलवार बेरहमी से उसके शरीर में घुस गई।
उसके प्रहार की तीव्र शक्ति के कारण सफेद जेड लॉन्गर स्वॉर्ड 1 सेकंड के लिए झुक गया और फिर तुरंत सीधा हो गया। इसके बाद एक विस्फोट हुआ। इसकी राक्षसी शक्ति ने तेज मुंह वाले आदमी को हवा में उड़ने और कुछ दर्जन मीटर दूर लुढ़कने पर मजबूर कर दिया था। अगर उसने तलवार के शरीर के बजाय तलवार की धार का इस्तेमाल किया होता तो तेज मुंह वाले आदमी को निस्संदेह उसके शरीर से काट दिया गया होता। मध्य इस दृश्य के कारण ब्रॉडेक्स आदमी और घोड़े के चेहरे वाले आदमी का रंग अचानक बदल गया। इससे पहले कि वे एक भी आवाज निकाल पाते, लेंजुएरुओ की सुंदर छाया पहले से ही ब्रॉडेक्स आदमी की ओर दौड़ रही थी। उसकी तलवार सीधे उसके कंधे की ओर झुकी हुई थी। शक्तिशाली ब्लेड के दृष्टिकोण ने ब्रॉडेक्स आदमी के रंग को तुरंत फीका कर दिया। बचने का कोई रास्ता न होने पर उसने एक ही बार में अपने शरीर की सारी गहन ऊर्जा एकत्र कर ली। जैसे ही उसने चौड़ी कुल्हाड़ी को दोनों हाथों से कसकर पकड़ लिया, उसने धीमी गर्जना की और लेंजुएरुओ की लंबी तलवार से जोरदार प्रहार किया। टकराना। धातु के टकराने की कान भेदी ध्वनि के साथ चौड़ी कुल्हाड़ी जेड तलवार से टकराए और ब्रॉडेक्स आदमी को जमीन पर गिरा दिया। इतने भारी दबाव के कारण उसके दोनों पैर तुरंत नीचे कीचड़ में धंस गए। लेंजुएरुओ की तलवार क्षण भर के लिए रुकी, लेकिन बाद में उसकी तलवार एक बार फिर फट गई और फिर बेरहमी से ब्रॉडेक्स आदमी की छाती पर जा लगी। एक टक्कर के साथ ब्रॉडेक्स आदमी का शरीर लुढ़कते हुए लौकी की तरह कुछ दर्जन मीटर दूर लुढ़क गया और उसके हाथ में मौजूद कुल्हाड़ी भी दूर जा गिरी। हवा में कई चक्कर लगाने के बाद वह घोड़े के चेहरे वाले आदमी के पैरों पर आ गिरा, जिससे वह डर के मारे कांपने लगा और घबराहट में पीछे हट गया। ब्रॉडेक्स आदमी, जिसे कुछ दर्जन मीटर दूर फेंक दिया गया था, बहुत अजीब तरीके से फिर से खड़ा हो गया। उनकी छाती में असहनीय दर्द हो रहा था और उन्हें स्पष्ट रूप से लगा कि उनकी कुछ हड्डियां टूट गई हैं। फिर भी वह जानता था कि अगर महिला दयालु नहीं होती और बहाया के बजाय काट नहीं देती तो वह और तेज तर्रार आदमी दोनों पहले ही दो हिस्सों में बंट गए होते। इससे ये भी एहसास हुआ कि वह युवती बेहद नर्म दिल की थी और निश्चित रूप से किसी को मारने के लिए तैयार नहीं होगी। उसके दिमाग में एक विचार कौंधा। तुरंत उसने फर्श पर घुटने टेकने का फैसला किया और जोर से माफी की भीख मांगी। श्रीमती, कृपया हमारी जान बख्श दीजिए। हम तीनों ने बिना देखे ही देखा था। हमने केवल ये सोचा था कि आप एक देवी की तरह दिखते हैं जो पृथ्वी पर अवतरित हुई थी, इसलिए हमने आपके पास आने और आपकी प्रशंसा करने का इरादा किया था। हमारा निश्चित रूप से कोई अन्य इरादा नहीं था, इसलिए कृपया इसे नजरअंदाज करें और हमें जाने दें। लेंजुएरुओ ने घृणा से भरे चेहरे के साथ अपनी जेड तलवार वापस ले ली। वह अब उनकी ओर देखने को तैयार न होकर गुस्से से चिल्लाए, तुरंत चले जाओ। आप जितना दूर जाएंगे उतना बेहतर होगा। हाँ बिल्कुल, हम तुरंत चले जाएंगे। ब्रॉडेक्स आदमी अपने पैरों पर खड़ा हो गया और उन दो अन्य लोगों की ओर घूरने लगा जो अभी भी स्तब्ध थे। दोनों ने उसकी बात का अनुसरण किया और तुरंत जाने के लिए भी तैयार हो गए। बच्चों को रिहा करो, उसने अचानक अपनी भौं सिकोड़ ली और चिल्लाने लगे। घोड़े की शक्ल वाला लड़का दोनों बच्चों को खींचकर ले जाने ही वाला था। उस समय घोड़े के चेहरे वाले आदमी का रंग अचानक उतार चढ़ाव हो गया, लेकिन जब उसे याद आया कि उसने 3 चालों के भीतर तेज मुंह वाले आदमी और ब्रॉडेक्स आदमी को ऐसी दुखद स्थिति में पहुंचा दिया था, तो उसके पास अपने दांत पीसने और दोनों बच्चों को छोड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। बाद में दूर खिसकने से पहले अगर युन चे अभी भी जाग रहा होता तो उसने निश्चित रूप से लेंजुएरुओ को उन तीनों को मारने के लिए कहा होता। अपने भीतर गहराई से वह जानता था कि दया अक्सर दूसरे पक्ष से कृतज्ञता अर्जित नहीं करती है, बल्कि ये केवल अनगिनत अप्रत्याशित परेशानियां ही लाएगा। तीनों ने पहले उसका लगभग उल्लंघन किया था और जाहिर तौर पर उन पर बड़ी मात्रा में पाप का दाग लगा था। उन्हें मारना स्वर्ग को न्याय दिलाने में मदद करना भी था, लेकिन अंत में लेंजुएरुओ युन चे नहीं थी। वह स्वाभाविक रूप से दयालु और कोमल थी। उसने अपने पूरे जीवन में कभी किसी की हत्या नहीं की थी और हत्या करने का कभी सोचा भी नहीं था। उसने सजा के रूप में उनके अंगों को अपंग करने का कोई विचार भी नहीं रखा। एक ही सांस में तीनों काफी दूर तक भाग गए। घोड़े की शक्ल वाले आदमी ने दांत पीसते हुए कहा, कितना भयानक भाग्य है। सुंदरता बेजोड़ थी और हमें उन 2 बगवाओं को भी छोड़ना पड़ा। कोई बात नहीं, हमें पहले से ही भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि हम अभी भी अपनी जान बचाकर बच निकले। उस महिला की गहन शक्ति सच्चे गहन क्षेत्र में थी। जैसे ही उसने अपने माथे से ठंडा पसीना पोंछा, ब्रॉडेक्स आदमी लगातार डर से कांप उठा। वह इसे समझ ही नहीं सका। प्रारंभ में उसने स्पष्ट रूप से महसूस किया था कि प्रतिद्वंद्वी केवल नेसेंट प्रोफाउंड दायरे के 8वें स्तर पर था, लेकिन जिस क्षण उसने हमला किया, उसे अचानक उसकी गहन ताकत में तेजी से वृद्धि महसूस हुई। गहन शक्ति का वह स्तर निश्चित रूप से उस सच्चे गहन क्षेत्र की तुलना में कम नहीं था जो तीनों कप्तानों ने प्राप्त किया था।
वाह, सच, सच्चा गहन क्षेत्र। घोड़े के चेहरे वाला आदमी और तेज मुंह वाला आदमी दोनों एक साथ स्तब्ध हो गए। केवल 1 दर्जन या अधिक वर्षों की एक छोटी सी सुंदरता, वो संभवतः सच्चे गहन दायरे में कैसे कदम रख सकती थी। हमारा कप्तान इस वर्ष 50 के करीब है और सच्चे गहन दायरे के केवल तीसरे स्तर पर है। तुम्हें पूछने की जरूरत है। वह महिला जरूर किसी महाकुल की प्रतिभाशाली शिष्या रही होगी। उन बड़े परिवारों के पास असंख्य संसाधन और संप्रदाय संबंधी गहन कौशल हैं। 20 से नीचे के लोग जो सच्चे गहन क्षेत्र में प्रवेश करने में सक्षम हैं, उनकी गिनती करना बहुत मुश्किल है। यह बहुत खतरनाक था। हम भाग्यशाली थे कि जिस महिला से हम मिले वह सौम्य स्वभाव की थी। अगर वह थोड़ी सी भी आक्रामक होती तो हम तीनों यही खत्म हो गए होते। कैप्टन को आज लौट आना चाहिए। हम मूल रूप से 2 बंधकों के अपहरण का श्रेय लेना चाहते थे, लेकिन किसने सोचा था कि आज हम लगभग अपनी जान गंवा देंगे। ऐसा लगता है कि हम केवल कैप्टन को व्यक्तिगत रूप से कार्यभार संभालने दे सकते हैं। चलो जल्दी लौटें। तीन दुष्ट लोगों को भगाने के बाद लेंजुएरुओ ने राहत की एक छोटी सी सांस ली और हार को फिर से अपने गले में डाल लिया। हमारे शरीर से जो गहन ऊर्जा निकली वह तुरंत कमजोर हो गई। 2 सांसों के बाद ये वापस नेसेंट प्रोफाउंड दायरे के 8वें स्तर तक कमजोर हो गया था। उसके सामने 2 बच्चे, जिन्होंने अभी अभी अपनी आजादी हासिल की थी, चौड़ी आंखों से उसे घूर रहे थे। उनकी आंखें अश्रुपूर्ण आंसुओं से चमक उठी। लेंजुएरुओ आगे बढ़ी और नीचे झुकी। छोटा लड़का, छोटी लड़की, डरो मत, यह अब ठीक है। क्या आप दोनों पहाड़ों से हैं? तुम्हें उन 3 आदमियों ने क्यों पकड़ लिया? उसने अभी अपना सवाल पूरा ही नहीं किया था कि लड़का अचानक उसके सामने घुटनों के बल बैठ गया और अपनी अपरिपक्व आवाज में दुखी होकर रोने लगा। बड़ी बहन, मैं आपसे विनती करता हूँ, क्या आप मेरे परिवार को नहीं बचाएंगी? वे बुरे लोग सदैव हमें हानि पहुंचाते रहे हैं। बड़ी बहन, आप बहुत शक्तिशाली हैं, इसलिए आपको निश्चित रूप से उन बुरे लोगों को पीट पीट कर भगाने में सक्षम होना चाहिए। छोटे लड़के को घुटनों पर बैठा देख छोटी लड़की भी उसके पीछे पीछे चली गई और घुटनों के बल बैठ गई। उसने लड़के की बांह पकड़कर रुंधे स्वर में कहा, बड़ी बहन कृपया हमें बचाएं। कृपया हमें बचाएं। लेंजुएरुओ एक पल के लिए थोड़ा चौंक गई, फिर दोनों को जमीन से ऊपर खींचने के इरादे से अपने हाथों को अलग किया। खड़े हो जाओ, जल्दी से। हालांकि वह 7-8 साल का छोटा लड़का था, फिर भी उसमें एक जिद थी जो उसकी उम्र को कम कर देती थी। जब उसने खड़े होने से इनकार कर दिया तो उसने लेंजुएरुओ को आंसुओं से देखा। बड़ी बहन, मैं आपसे विनती करता हूँ, कृपया आपको अवश्य करना चाहिए, मैं बचाओ। यदि तुम हमें नहीं बचाओगे तो उन दुष्ट लोगों द्वारा हमारा पूरा वंश अवश्य ही मार डाला जाएगा। केवल आप ही हमें बचा सकते हैं। भविष्य में हम आपका एहसान जरूर चुकाएंगे। ये छोटा लड़का पहले भी खतरे के बावजूद 2 बार चिल्लाकर उसे पुकार चुका था, जिससे साबित हुआ कि वह एक दयालु आत्मा है। अब वह याचना और आशा की किलकियों से भरी धुंधली आंखों के साथ उसके सामने घुटने टेक रहा था, जैसे कि उसने डूबने के बीच में अंततः जीवन बचाने वाले चावल के भूसे का डंठल पकड़ लिया हो। उसका हृदय तुरंत नर्म हो गया। ये देखकर कि युनचे अभी भी चुपचाप पीछे लेटी हुई थी, वह थोड़ा झिझकी और फिर हल्के से मुस्कुराए। छोटा लड़का, छोटी लड़की, पहले खड़े हो जाओ, फिर मुझे अपने कबीले से मिलवाने ले चलो, ठीक है? छोटे लड़के की आंखें सुखद आश्चर्य से चमक उठी। अपने चेहरे से आंसू पोंछने के बाद उसने जोर से सिर हिलाया। लेंजुएरुओ ने सावधानी से युनचे को उठाया और दोनों बच्चों के पीछे उनके घर की दिशा में चल दिया। रास्ते में उससे पता चला कि छोटे लड़के का नाम फेंग जुएर था और छोटी लड़की का नाम फेंग जियान था। वे अलग अलग लिंग के जुड़वा बच्चे थे। उपनाम फेंग ने लेंजुएरुओ को कुछ आश्चर्यचकित कर दिया, क्योंकि वह जानती थी कि यह दिव्य फीनिक्स साम्राज्य के शाही परिवार का उपनाम था। लेकिन दोनों बच्चों ने उसे बताया कि उनके पूरे कबीले का उपनाम फेंग था और वे पैदा होने के बाद से ही जंगल के इस पहाड़ में रह रहे हैं, बिना कभी बाहर निकले या बाहरी लोगों के साथ बातचीत किए बिना। इस क्षेत्र में कई हिंसक जंगली जानवर थे, लेकिन किसी कारण से ये जानवर उस स्थान पर कभी नहीं पहुंचे जहां वे रहते थे। हालांकि डरावने गहन जानवरों की उन केंद्रित संख्या के कारण वे कभी भी वहां से निकलने में सक्षम नहीं थे। यही कारण था कि बाहरी लोग कभी प्रवेश नहीं करते थे। ये केवल कुछ दिन पहले तक सच था, जब ब्लैक डेमन मर्सिनरी ग्रुप ने किसी अज्ञात तरीके से घुसने के बाद पाया था कि वे कहां रहते थे। समूह को यह भी एहसास हुआ कि उनका वास्तव में अभिभावकों का एक बहुत छोटा समूह था और इस प्रकार उन्हें अपने खजाने को सौंपने के लिए मजबूर होना पड़ा, जिनकी वे रक्षा करते थे। यही कारण था कि फेंग जुएर और फेंग जियान को पकड़ लिया गया,
ताकि वे एक दिन के भीतर उन खजानों को फिरौती के रूप में मांग सके या बच्चों को मारने का जोखिम उठा सके। जैसे ही वे एक छोटी पहाड़ी के चारों ओर घूमे, उनकी आंखों के सामने एक छोटा सा गांव दिखाई दिया। कुछ अधेड़ उम्र के वयस्क खुरदरे कपड़े पहने हुए, हताशा और असहायता के भाव लिए गांव के सामने खड़े थे। उनके बीच एक रोती हुई विवाहित महिला खड़ी थी और उसने अपना चेहरा ढक रखा था और उनके सभी माथे के ऊपर एक लौ के आकार की छाप थी। पापा माँ। उनके रोने के बीच फैंग जुएर और फैंग जियाने ने खुद को रोती हुई महिला की ओर फेंक दिया। अपने बच्चों की आवाज सुनकर महिला ने अचानक अपना सिर उठाया। उसे लगभग विश्वास हो गया कि वह सपना देख रही है, क्योंकि वह अचंभित होकर अपने बच्चों को भागते हुए देख रही थी। जब तक वे उसकी गोद में नहीं उतरे, तब तक उसने प्रसन्न आश्चर्य से बड़बड़ाते हुए उन्हें कसकर गले लगा लिया। जुएर, जियान, आपने ये कैसे किया? बगल में मौजूद अधेड़ उम्र का व्यक्ति स्पष्ट रूप से हैरान था और फिर उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह खुशी में क्या कहे। ये वह बहुत बड़ी बहन है जिसने उन बुरे लोगों से लड़ाई की और हमें बचाया। फैंग जुएर ने पीछे मुड़कर लैन जुएरवो की ओर इशारा किया। बड़ी बहन न केवल सुंदर है, बल्कि वह वास्तव में मजबूत भी है। उसे तीनों बुरे लोगों से लड़ने के लिए केवल थोड़े समय की आवश्यकता थी। एमेन, एमेन। फैंग जियान ने प्रशंसा से भरे चेहरे के साथ सहमति में सिर हिलाया। इसके अलावा बड़ी बहन ने हमसे वादा किया कि वह उन बुरे लोगों से लड़ने में हमारी मदद करेगी। सभी की निगाहें लैन जुएरवो पर टिक गईं। अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने एक कदम आगे बढ़ाया, लैन जुएरवो की ओर गहराई से झुका और ईमानदारी से कहा, मिस, मेरे 2 बच्चों को बचाने के लिए धन्यवाद। मैं वास्तव में नहीं जानता कि मुझे तुम्हें कैसे बदला देना चाहिए। मेरा नाम फैंग बाइचुआन है और मैं वर्तमान कबीले का नेता हूँ। यह मेरी पत्नी फैंग कयुन है। ये बिल्कुल भी कोई समस्या नहीं है। मैं बस वहां से गुजर रहा था और इसके लिए थोड़े से प्रयास की आवश्यकता थी, लैन जुएरवो ने विनम्रता से कहा। उसके सामने वाला आदमी 34 साल का था। उनकी शक्ल और उनके पहने हुए कपड़े विनम्र थे और उनकी भौहों के बीच की जगह में लालित्य और शांति का हल्का स्पर्श दिखाई दे रहा था। उनके माथे पर ज्वाला की छाप विशेष रूप से स्पष्ट दिखाई दे रही थी। लेकिन कबीले के नेता के रूप में उनकी गहन ताकत केवल प्राथमिक गहन क्षेत्र के 10वें स्तर पर थी। उनकी उम्र के संबंध में गहन शक्ति की यह डिग्री वास्तव में बहुत कम थी। हालांकि लैन जुएरवो ने तुरंत देखा कि उसके सामने हर कोई प्राथमिक गहन क्षेत्र के 10वें स्तर पर था। इस पहलू में यह अतुलनीय रूप से एक समान था। धन्यवाद, सचमुच हम बहुत आभारी हैं। फैंग कयुन ने लैन जुएरवो की ओर शालीनता से झुके शब्दों के लिए बहुत आभारी थे। ये बहुत आश्चर्यजनक है कि जुएर और जियाने सुरक्षित वापस आने में कामयाब रहे। हालांकि वे शातिर चोर। बगल में बैठे दाढ़ी वाले बूढ़े ने राहत की सांस ली और फिर एक लंबी सांस ली। बड़ी बहन बहुत मजबूत है, वह निश्चित रूप से सभी शातिर चोरों को भगा सकती है। फैंग जुएर, जिन्होंने व्यक्तिगत रूप से लैन जुएरवो की अजेय शक्ति देखी थी, ने अपनी मुट्ठी भींच ली और पूरे आत्मविश्वास के साथ बोले। हालांकि उनकी चिंता केवल उनके शब्दों से कम नहीं हो सकती थी, जबकि उनका मानना था कि उसकी गहन शक्ति वास्तव में आश्चर्यजनक थी कि उसने 2 बच्चों को उन 3 शातिर चोरों से बचाया। वह सिर्फ 17 से 18 साल की एक युवा महिला की तरह लग रही थी। भले ही उसकी गहन शक्ति ऊंची थी, वह संभवतः कितनी ऊंची हो सकती थी। प्रतिद्वंद्वी एक कुख्यात भाड़े का समूह था जिसकी संख्या लगभग 100 थी। इसके कप्तान और इसके 3 उपकप्तान सभी सच्चे गहन दायरे में थे। यह शायद ही कोई ऐसी चीज थी जिसका एक युवा महिला विरोध करने में सक्षम थी। देवताओं के विरुद्ध अध्याय 103 फीनिक्स के अवशेष 3। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। अध्याय 103 फीनिक्स के अवशेष 3। फैंग बाइचुआन की नजर लैन जुएरवो के पिछले हिस्से पर पड़ी और उन्होंने कहा, ये छोटा भाई, तुम्हारा रंग काफी भयानक लग रहा है और यहाँ तक कि यह युवा महिला भी तुम्हें अपनी गोद में उठाए हुए है। तुम्हें तो भारी चोटें लगी होंगी ना? मैंने खुद भी कुछ हद तक चिकित्सा सीखी है, शायद मैं किसी तरह मदद कर सकूं। मेरा नाम यू चे है। मैं आपकी सद्भावना के लिए कबीले नेता फैंग को धन्यवाद देता हूँ। युन चे ने लैन जुएरवो की पीठ से विनम्रतापूर्वक उत्तर दिया। उसकी आवाज के कारण लैन जुएरवो की खूबसूरत आंखें चौड़ी हो गईं। तुम जाग रहे हो? हाँ, जब बड़ी बहन ने मुझे अपनी पीठ पर बिठाया तो मैं जाग गया, यू चे ने प्रसन्न मुस्कान के साथ कहा। भले ही उसका रंग भयानक लग रहा था, लेकिन उसकी आवाज अब उतनी कमजोर नहीं रही। अपने फ्री फॉल के दौरान उन्होंने स्काई पॉइजन पल का उपयोग किया और स्काई रूट ग्रास, फ्लावर नेक्टर, माउंटेन रिवर प्लांट के साथ साथ 30 अलग अलग प्रकार की औषधीय सामग्री को तेजी से मिलाकर हेवन रिटर्निंग पैलेट तैयार किया। बाद में उसने उसे निगल लिया। इस हेवन रिटर्निंग पैलेट को परिष्कृत करने के लिए आवश्यक औषधीय सामग्री की मात्रा और गुणवत्ता अत्यधिक कठोर थी।
इसके अलावा शोधन वातावरण, भट्ठी और शोधन विधि सभी चरम सीमा तक सख्त थे। भले ही यह उच्च स्तरीय पैलेट रिफाइनिंग मास्टर हो, रिफाइनिंग की सफलता दर 30% से अधिक नहीं होगी। लेकिन जियो सैक्ट ब्रांच सैक्ट के विशाल खजाने और स्काई पॉइजन पल के साथ ये सब कोई मुद्दा नहीं था। तो फिर क्यों? फिर तुमने कुछ कहा क्यों नहीं और मुझे इतनी दूर तक ले जाने पर मजबूर कर दिया? लैन ज़ुएरुओ गुस्से से तमतमा उठी, क्योंकि यह मेरे जीवन में पहली बार है कि मुझे किसी लड़की की पीठ पर बिठाया गया है। न केवल ये बहुत आरामदायक था, बल्कि सीनियर सिस्टर के शरीर की खुशबू भी बहुत सुगंधित है। जैसा कि उन्होंने यहाँ बात की थी, वह मूल रूप से लैन ज़ुएरुओ के शरीर की सुगंध को हल्के से सूंघना चाहते थे, लेकिन उनकी अभिव्यक्ति अचानक सुस्त हो गई क्योंकि वह खाली जगह पर देखते रहे। क्या ये सचमुच पहली बार किसी लड़की द्वारा उठाया जा रहा था? इस जीवन में ये वास्तव में था, लेकिन अज़्योर क्लाउड महाद्वीप में अपने जीवन के दौरान वह लड़की हर बार जब वह अपनी आखिरी ताकत का उपयोग करके उसके पास लौटता था और बांस के दरवाजे पर दस्तक देता था, तो वह उस बांस के दरवाजे के सामने बेहोश हो जाता था। जब वह जागा तो वह एक नर्म और गर्म बिस्तर के ऊपर लेटा हुआ था। हालांकि वह बेहोश था, ऐसा लग रहा था जैसे वह स्पष्ट रूप से महसूस कर पा रहा था कि वह अपने नाजुक शरीर का इस्तेमाल उसके खून से लथपथ शरीर को कंधा देने के लिए कर रही है। उसका हर कदम कठिन था और हर कदम के साथ आंसुओं की बूंदें भी थी। समय और फिर समय, शायद दसियों बार भी, या शायद सैकड़ों बार भी। समय की संख्या बिल्कुल बेशुमार थी और उसने इसे गिनने की जहमत भी नहीं उठाई। केवल एक चीज जो उसे याद थी वह ये थी कि भले ही वह 2 दुनियाओं में 2 जिंदगियां जी ले, फिर भी उसकी भरपाई करना असंभव था। वह उस पर बकाया था, क्योंकि स्वर्ग ने अब उसे वह मौका नहीं दिया। अचानक जिस लैन ज़ुएरुओ को उसने कसकर गले लगाया था, वह धीरे धीरे उस आकृति में बदल गई जो केवल उसके सपनों में दिखाई देती थी। यदि ये तथ्य न होता कि आप घायल हुए हैं, तो मैंने टॉस कर लिया होता आप एक तरफ, लैन ज़ुएरुओ ने थोड़ा आक्रोश के साथ कहा। पहले जब वह यूचे को ले जा रही थी तो वह शांत थी, क्योंकि उसे लगा कि यूचे बेहोश है। अब जब वह जाग गया था तो उसके शरीर पर दबाव पड़ने और अस्पष्ट पुरुष गंध के कारण उसके कान लाल हो गए थे और उसका दिल और भी अधिक अनियमित रूप से धड़कने लगा था। कबीले नेता फैंग, क्या आप मेरे दोस्त को बसाने के लिए जगह ढूंढने में मेरी मदद कर सकते हैं? लैन ज़ुएरुओ ने फैंग बाइचुआन का सामना करते हुए उससे पूछा। बेशक, कृपया मेरा अनुसरण करें। ये छोटा सा गांव वास्तव में एक छोटा सा गांव था। वहां कुल मिलाकर लगभग 1 दर्जन साधारण और कच्चे घर थे। फैंग बाइचुआन से उन्हें पता चला कि पूरा कबीला 200 से अधिक लोगों का नहीं था। नए आए लैन ज़ुएरुओ और युनचे, 2 बाहरी लोगों के संबंध में यहाँ के लोग पहले सतर्क थे, लेकिन बाद में उन्होंने एक अच्छे स्वभाव का खुलासा किया। बहुत जल्दी लैन ज़ुएरुओ और युनचे दोनों को एक अजीब तथ्य का एहसास हुआ। वे जिस भी व्यक्ति से मिले थे वे सभी प्राथमिक गहन क्षेत्र के 10वें स्तर पर थे। उन बच्चों के अलावा जिन्होंने अभी तक गहरी ऊर्जा विकसित करना शुरू नहीं किया है, बिना किसी अपवाद के सभी ऐसे ही थे। ऐसा लग रहा था जैसे प्राथमिक गहन क्षेत्र का 10वां स्तर उनकी सीमा थी। लेकिन नवजात गहन दायरे के बाद हर बार जब कोई दूसरे स्तर पर कदम रखता है तो उसके साथ एक बाधा आती है जिसे पार करना कठिन होता जाता है। लेकिन प्राथमिक गहन क्षेत्र से नवजात गहन क्षेत्र तक मूल रूप से बोलने के लिए कोई बाधा नहीं थी। जब तक पर्याप्त गहन ऊर्जा संचित है, व्यक्ति स्वाभाविक रूप से नवजात गहन क्षेत्र में कदम रखेगा। लेकिन यहाँ के सभी लोग प्राथमिक गहन क्षेत्र के 10वें स्तर पर रुक गए। इसने युनचे और लैन ज़ुएरुओ को सचमुच हैरान कर दिया। इस जगह में फीनिक्स का सार कैसे हो सकता है? जैस्मीन की अचानक आवाज ने युनचे को आश्चर्यचकित कर दिया। फीनिक्स, आदिकालीन दिव्य जानवर, किंवदंतियों का फीनिक्स। सही। जैस्मीन की आवाज में थोड़ी थकावट का भाव झलक रहा था। उसने पहले अपनी गहन ऊर्जा का एक हिस्सा युनचे को हस्तांतरित किया था। हालांकि यह कुछ ही सेकंड का समय था, फिर भी इसने उसकी आत्मा और युनचे के शरीर को एक निश्चित मात्रा में नुकसान पहुंचाया। भले ही यह बहुत हल्का हो, यह निश्चित रूप से बिना किसी संदेह के फीनिक्स का सार है। कितना अजीब है। क्या ऐसा हो सकता है कि फीनिक्स वास्तव में पहले भी इस निम्न स्तर पर उतर चुका हो? ये नीच विमान। इन शब्दों ने युनचे के दिल को हिलाकर रख दिया। उसने अचानक जैस्मीन की पहचान के बारे में एक भयानक अनुमान लगाया। और उनके माथे पर लौ की छाप, वह निशान भी है जो फीनिक्स रक्तरेखा धारण करती है। लेकिन इस निशान का रंग और यह राजकुमारी जिस रंग को जानती है वह बिल्कुल अलग है। इसके अतिरिक्त फीनिक्स रक्तरेखा का निशान सामान्य रूप से छिपा हुआ होता है। केवल फीनिक्स की आग की शक्ति का उपयोग करने पर ही निशान जबरन दिखाई देगा। लेकिन यहाँ सभी लोग फीनिक्स के निशान को धारण करते हैं और ऐसा लगता है जैसे वे इसे छिपा नहीं सकते। संक्षेप में, ये बहुत अजीब है। फैंग बाइचुआन लैन ज़ुएरुओ और युनचे को एक साफ झोपड़ी में ले आए।
आप दोनों कृपया यहाँ आराम से आराम करें। हम तो छुपे हुए एक छोटे से कबीले मात्र हैं। हमारे पास जो कुछ भी है उसकी तुलना बाहरी दुनिया से नहीं की जा सकती, इसलिए हम केवल आपको असुविधा पहुंचा सकते हैं। लेंजुएरो ने सावधानी से युनचे को बिस्तर के ऊपर रख दिया। उसने गुप्त रूप से अपने दिल में राहत की सांस लेते हुए कहा, कबीले नेता फेंग बहुत विनम्र है। हम ऐसी जगह पाकर पहले से ही बेहद आभारी हैं। क्या आप लोग फीनिक्स रूइंस के संरक्षक कबीले हैं? युनचे ने इस समय अचानक पूछा। फेंग बाइचुआन, जो अब तक शांत और प्रतिष्ठित था, जम गया। उसकी पुतलियां स्पष्ट रूप से थोड़ी सिकुड़ गईं। उसकी अभिव्यक्ति में तेजी से उतार चढ़ाव आया, क्योंकि उसने सोचा कि वह इस सवाल को कैसे नकार सकता है या टाल सकता है। लेकिन कुछ देर बाद उसकी अभिव्यक्ति शांत हो गई और एक आत्महीन हंसी उभरी। अभिभावक कबीला, हम उस उपाधि के योग्य नहीं हैं। हम बस इस पाप और अभिशाप को ढोते हुए दुनिया से दूर होते जा रहे हैं। हम सिर्फ एक विनम्र कुल हैं जिन्हें पीढ़ी दर पीढ़ी अपने पापों का प्रायश्चित करना पड़ता है। हालांकि मुझे नहीं पता कि आपको कहां से पता चला कि फीनिक्स के साथ हमारा रिश्ता है, लेकिन ऐसा लगता है आप तथाकथित खजाना प्राप्त करने के लिए यहाँ आए थे जिसकी हम रक्षा कर रहे हैं, है ना? फीनिक्स, वह दिव्य जानवर जिसकी दिव्य फीनिक्स साम्राज्य पूजा करता है। जैसे ही चकित लेंजुएरो ने युनचे और फेंग बाइचुआन को देखा, उसके दिमाग ने पल भर के लिए काम करना बंद कर दिया। नहीं, आपने गलत समझा। युनचे ने एक लिया सांस। वह उठना चाहता था, लेकिन उसका पूरा शरीर इतना कमजोर था कि जरा सी हरकत से भी उसे चुभने जैसा दर्द होता था। वह केवल हार मान सकता था और वही लेट गया और उसने उत्तर दिया, जिस कारण से मैं ये पता लगा सका कि आप संभवतः फीनिक्स के अवशेषों की रक्षा करने वाले कबीले हैं। वह आपके माथे पर लगे निशान के कारण है। मैं फीनिक्स वंश के संबंध में बहुत सी अफवाहों के संपर्क में आया। रंग थोड़ा अलग होने के अलावा आपके माथे पर निशान का आकार, और मुझे पता है कि निशान का आकार बिल्कुल एक जैसा है। मेरी बड़ी बहन और मैं यहाँ आ रहे हैं, यह ऊंचाई से अनजाने में गिरने के कारण है। मुझे गिरने से भारी चोटें भी आई, इसलिए इसका कोई और इरादा नहीं है। युनचे के शरीर पर लगी चोटों ने फेंग बाइचुआन को पूरी तरह आश्वस्त कर दिया। आखिरकार कोई भी इतना पागल नहीं होगा कि इतनी भारी चोटों के साथ अपने खजाने के पीछे आ सके। युनचे के शब्दों ने उसे थोड़ी देर के लिए चकित कर दिया, और फिर वह एक बार फिर खुद पर हंसा। फीनिक्स छाप, अलग रंग, हाँ अलग रंग, मूल रूप से सम्मानित छाप जो इसकी शक्ति और वंशावली का प्रतीक थी, दुख के शापित निशान में बदल गई है। हमारे पूर्वजों ने एक भयानक गलती की, लेकिन हम युवा पीढ़ी ने किस प्रकार का पाप किया है। फेंग बाइचुआन के शब्दों से दुख की प्रबल भावना प्रकट हुई। ऐसा लगता है मानो युनचे के शब्दों ने उसके दिल की दुखती रग पर गहरी चोट कर दी हो। एक शापित निशान। युनचे का दिल तेज हो गया। खून का निशान, यह शापित निशान में कैसे बदल सकता है? रुको, शायद यही कारण है कि उनकी गहन साधना प्राथमिक गहन क्षेत्र के 10वें स्तर तक सीमित थी। क्या ये शापित निशान था जिसके बारे में फेंग बाइचुआन ने बात की थी? मुझे विश्वास है कि आप बुरे लोग नहीं हैं, क्योंकि मैं आपके शरीर से किसी भी प्रकार की दुर्भावना महसूस नहीं कर सकता, और आपने मेरे 2 बच्चों को भी बचाया है। हालांकि मुझे तुम्हें चुकाना चाहिए। ये कुछ ऐसा है जो मुझे करना चाहिए। केवल, फेंग बाइचुआन ने एक लंबी आह भरी। हमारा कबीला इस समय एक आपदा का सामना कर रहा है। यदि आप यहाँ रहना जारी रखते हैं, तो आपदा आपको शामिल कर सकती है, इसलिए आपको यही स्वस्थ होना चाहिए। ये सबसे अच्छा होगा यदि आप उपचार समाप्त कर सके, और इससे पहले कि वे विश्वासघाती लोग फिर से यहाँ वापस आए, चले जाएं, क्योंकि अगली बार जब वे खलनायक आएंगे, तो शायद यह आपदाओं का विनाश होगा। जब उसे यहाँ सड़क पर ले जाया जा रहा था, तो लेंजुएरो और 2 बच्चों की बातचीत से उसे पता चला कि पहले क्या हुआ था। हैरान होकर उसने पूछा, कबीले नेता फेंग, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है। आपका वंश कई वर्षों से यही रहना चाहिए था ना? इतने साल शांति से बीत गए, लेकिन एक भाड़े के समूह ने अचानक आप पर अपना ध्यान क्यों केंद्रित कर लिया है? फेंग बाइचुआन ने खिड़की से बाहर देखा और शांति से उत्तर दिया, आपने अभी जो कहा था वह सही है। हमारा कबीला कई वर्षों से अस्तित्व में है और कुछ समय तक समृद्ध भी रहा, लेकिन स्वर्ग का क्रोध झेलने के बाद हमारा तेजी से पतन हुआ, और जीवित रहने के लिए हमारे पास अलगाव में रहने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। वर्तमान समय में इसी तुच्छ दिखावे के कारण हम एक छोटे से टूटे फूटे गांव से भी तुलनीय नहीं है। हालांकि पिछले वर्षों में हम अछूते रहे, क्योंकि यह क्षेत्र 10,000 बीस्ट माउंटेन रेंज के रूप में जाना जाता है। हर प्रकार का गहरा जानवर बड़े पैमाने पर फैला हुआ है। सबसे कम हिंसक नवजात प्रोफाउंड जानवर हैं, और सबसे डरावने अर्थ प्रोफाउंड जानवर हैं। और यह भी अफवाह है कि इस पर्वत श्रृंखला के भीतर 3 भयानक आकाशीय जानवर रहते हैं। ये गहन जानवरों का स्वर्ग है।
वे उन मनुष्यों को अस्वीकार करते हैं जो इस स्थान पर कदम रखते हैं। यदि मनुष्य क्षेत्र में प्रवेश करते हैं तो वे हमला करने के लिए एक साथ समूह बना लेंगे। साथ ही आप जितनी गहराई में जाएंगे, गहरे जानवरों का स्तर उतना ही ऊंचा होता जाएगा। जहां तक इस जगह की बात है, ये संपूर्ण 10,000 बीस्ट पर्वत श्रृंखला का केंद्र है। कुछ मनुष्य गहन पशु कोर प्राप्त करने के लिए इस 10,000 जानवर पर्वत श्रृंखला की सीमा के आसपास काम कर सकते हैं, लेकिन उन लोगों के अलावा जो असाधारण रूप से मजबूत हैं, इस क्षेत्र में पहुंचने के लिए साहस और क्षमता वाला कोई भी नहीं था। वह और असाधारण रूप से मजबूत व्यक्ति जिसके पास ऐसी क्षमता है, वह इतनी तुच्छ जगह पर नहीं आएगा। लेकिन ऐसा लगता है मानो यहाँ आसपास कोई गहरे जानवर नहीं रहते। युन चे ने बोलना समाप्त करने के तुरंत बाद भौहें चढ़ा ली जब उन्हें अचानक एहसास हुआ, क्या ये संभवतः फीनिक्स के सार के कारण हो सकता है? सही, फेंग बाइचुआन ने सिर हिलाया। सच कहूं तो हम फीनिक्स खंडहर रहे हैं। इस क्षेत्र के पीछे पीढ़ियों से रखवाली का काम है और इसमें फीनिक्स का बचा हुआ सार शामिल है जिसे यह अपने पीछे छोड़ गया है। यद्यपि सार कमजोर है, वह कभी बिखरा नहीं है। इस दुनिया में कौन सा गहन जानवर संभवतः एक आदिम दिव्य जानवर के प्रतिष्ठित दबाव का सामना कर सकता है? कौन पास आने की हिम्मत करेगा? तो यह इस तरह था। युन चे ने धीरे से सिर हिलाया और उसके चेहरे के भाव में थोड़ा उतार चढ़ाव आया। इस स्थान पर वास्तव में फीनिक्स खंडहर था। इतना ही नहीं, फीनिक्स का सार कभी बिखरा नहीं था। सबसे अच्छी व्याख्या ये थी कि यह वह स्थान था जहां फीनिक्स खंडहर रहता था, और यह कुछ ऐसा था जिसे फीनिक्स ने पीछे छोड़ दिया था। कुछ ऐसा जो एक आदिकालीन दिव्य जानवर अपने पीछे छोड़ गया। युन चे के पूरे शरीर में खून खौलने लगा था क्योंकि उसने केवल इसके बारे में सोचा था। कोई कल्पना कर सकता है कि अगर फीनिक्स रूइन के यहाँ होने की बात फैल गई तो कितनी बड़ी सनसनी होगी। चूंकि यही मामला है, तो वे दुष्ट लोग जो आपकी सुरक्षा कर रहे हैं उस चीज को हड़पना चाहते थे, उसमें कैसे प्रवेश कर गए? युन चे से पूछताछ की। एक सामान्य भाड़े के समूह के लिए आध्यात्मिक गहन जानवरों का सामना करने की ताकत रखना बिल्कुल असंभव था, और इससे भी अधिक पृथ्वी क्षेत्र के गहन जानवर। 100 लोगों के बारे में भूल जाए, भले ही पैमाना 10 गुना बड़ा हो, एक पृथ्वी क्षेत्र के गहरे जानवर का सामना करने से निश्चित रूप से पूरी तरह से विनाश हो जाएगा। इस 1000 बीस्ट माउंटेन रेंज में जानवरों की सघनता को ध्यान में रखते हुए सड़क पर किसी भी आध्यात्मिक गहन जानवर या पृथ्वी क्षेत्र के गहन जानवरों का सामना किए बिना चलना और भी असंभव था। मुझे नहीं पता, फेंग बाइचुआन ने अपना सिर हिलाया। मैं किसी और से अधिक ये जानना चाहता हूँ कि वे इस क्षेत्र में प्रवेश करने में कैसे कामयाब रहे। शायद यही वह नियति है जिसके हम हकदार हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि वे उन गहन जानवरों की शक्ति उधार ले रहे थे जो बहुत ऊंची उड़ान भर सकते थे? युन चे ने मन ही मन बुदबुदाया, लेकिन उसने तुरंत इस अनुमान को खारिज कर दिया। इस 10,000 जानवर पर्वत श्रृंखला में अनगिनत संख्या में गहरे जानवर थे। यह अवश्यंभावी था कि उनमें बड़ी संख्या में उड़ने वाले गहरे जानवर शामिल थे, इसलिए भले ही वे सामान्य उड़ने वाले गहरे जानवरों का उपयोग करते हों, फिर भी प्रवेश करना असंभव था। ये केवल भयंकर तूफान हॉक और विशाल स्नो ईगल के स्तर के गहरे जानवरों द्वारा ही किया जा सकता था, जो हजारों या यहाँ तक कि 10,000 मीटर की ऊंचाई तक उड़ने में सक्षम थे। लेकिन उन्हें नियंत्रित करने में भयावह कठिनाई के कारण उन्हें संभालने की क्षमता रखने वाले लोगों की संख्या बहुत कम थी। यहाँ तक कि जियो संप्रदाय के बाहरी संप्रदाय, न्यू मून सिटी के सबसे मजबूत संप्रदाय में भी केवल एक ही था। तो ये साधारण भाड़े का समूह किसी के पास कैसे हो सकता है? देवताओं के विरुद्ध अध्याय 104 आसन संकट। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। अध्याय 104 आसन संकट। मुझे आपकी चोटों पर एक नजर डालने दीजिए। जब तक वे बहुत अजीब न हो, मुझे उनसे निपटने में सक्षम होना चाहिए। आह भरते हुए फेंग बाइचुआन बिस्तर के सामने चला गया। हालांकि युन चे ने अपना सिर हिलाया। कोई जरूरत नहीं, मेरे पास इन छोटी चोटों से निपटने के अपने तरीके हैं। आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आप इस समय एक बड़ी आपदा का सामना कर रहे हैं, इसलिए कबीले के नेता के रूप में आपके लिए करने के लिए बहुत सी चीजें होनी चाहिए। आपको हमारी परवाह करने की जरूरत नहीं है। फेंग बाइचुआन ने सिर हिलाया और जोर नहीं दिया। ठीक है, फिर तुम लोग यहीं रहो और अच्छा आराम करो। अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो बस मुझे फोन कर देना। मुझे उम्मीद है कि वे शातिर लोग थोड़ी देर बाद आएंगे। फेंग बाइचुआन ने दरवाजा खोला और चिंतित भाव से बाहर चला गया। युन चे ने अपना हाथ अपनी ठुड्डी पर रखा और गहरी सोच में पड़ गया। क्या आपकी चोटें सचमुच ठीक हैं? आखिरकार आप पहले भी इतनी बड़ी ऊंचाई से गिरे थे? लैन जुएरुओ ने चिंतित होकर पूछा। युन चे ने धीरे से अपना सिर हिलाया और मुस्कुराया। मुझे याद आया कि मैंने सीनियर सिस्टर को बताया था कि मैं एक प्रतिभाशाली डॉक्टर हूँ। एक प्रतिभाशाली डॉक्टर के लिए इस तरह की छोटी चोटें कुछ भी नहीं है।
दूसरों के लिए उसके शरीर पर लगी चोटें निश्चित रूप से भारी मानी जाएंगी, लेकिन उसकी नजर में ये हल्की चोटों में ही गिनी जा सकती है। प्रतिभाशाली डॉक्टर। भले ही आप एक प्रतिभाशाली डॉक्टर हो, तो क्या इसका मतलब यह है कि आप अपना जीवन ऐसे ही बर्बाद कर सकते हैं? लेन जुएरुओ की आंखें लाल हो गईं जब उसने सोचा कि कैसे युनचे ने उससे लगातार 2 बार अपनी जान बचाई थी। अगर तुम सच में मर जाती तो मुझे जीवन भर कभी शांति नहीं मिलती। हाँ, युनचे हंसे। युवानबा सही था, वरिष्ठ बहन वास्तव में बहुत दयालु है। सबसे पहले मैं ही सीनियर सिस्टर के लिए बोझ बनी थी, इसलिए मुझे खुद को दोषी मानना चाहिए, लेकिन अब वरिष्ठ बहन इसके बजाय खुद को दोषी ठहरा रही है। लेन जुएरुओ की निगाहें डगमगा गईं। अपने निचले होंठ को काटते हुए उसने धीरे से कहा, जूनियर ब्रदर यू, भविष्य में कृपया वह दोबारा न करें जो आपने अभी किया, ठीक है? दरअसल मेरे शरीर पर कई सुरक्षात्मक उपकरण हैं, इसलिए मुझे इतनी आसानी से चोट नहीं पहुंचेगी। यदि ऐसा ही कुछ दोबारा होता है तो आप अपनी जान की परवाह किए बिना मेरी रक्षा नहीं कर सकते। यदि आप केवल अपनी रक्षा कर ले तो ये काफी है। मैं यह नहीं कर सकता। युनचे ने हठपूर्वक अपना सिर हिलाया। आप ऐसा क्यों नहीं कर सकते? क्या आप अपने जीवन की कद्र नहीं करते? लेन जुएरुओ का दिल तेजी से धड़कने लगा। नहीं, मैं अपने जीवन को बहुत महत्व देता हूँ। परिस्थिति चाहे जो भी हो, मैं फिर भी खुद को मरने नहीं दूंगा। ये बस इतना ही है, बस इतना ही। लेन जुएरुओ को अपनी आंखों के भीतर के दुख को देखने न देते हुए युनचे ने अपनी आंखें बंद कर ली। मैंने एक बार एक लड़की को निराश कर दिया था जिसने मेरे साथ सबसे अच्छा व्यवहार किया था। अंत में क्योंकि वो मेरी ही आगोश में मर गई। शायद मैं 10 जन्मों के बाद भी उस दर्द को नहीं भूल पाऊंगा। उस दिन से मैंने कसम खा ली कि मेरे साथ अच्छा व्यवहार करने वाली किसी भी लड़की को कोई नुकसान नहीं होने दूंगा, कभी नहीं। उद्धरण चिन्ह ... वह लड़की, वह आपकी वर्तमान पत्नी नहीं होनी चाहिए, है ना? लेन जुएरुओ ने युनचे को देखा। उसकी नजर में एक जटिलता सामने आई जिसे वह खुद भी नहीं समझ पाए। बिल्कुल नहीं, लेकिन जिस तरह से वह मेरे साथ व्यवहार करती है उसे अभी भी अच्छा माना जाता है, इसलिए मैंने उसके साथ जिस तरह का व्यवहार किया उसे भी अच्छा माना जाना चाहिए। जिया किंग्युए के बारे में सोचते हुए युनचे धीरे से मुस्कुराया। भले ही कुछ दिन उन्होंने एक ही बिस्तर पर बिताए थे, लेकिन यादें अभी भी अद्भुत थीं। हालांकि वे शायद भविष्य में कभी दोबारा नहीं मिलेंगे, फिर भी उनकी पत्नी के रूप में पहचान उनके दिल में गहराई से अंकित हो गई थी, क्योंकि वह 2 जन्मों में पहली पत्नी थी, बावजूद इसके कि वे केवल नाम के पति पत्नी हैं। जूनियर भाई यू, आप केवल 16 वर्ष के हैं। न केवल आपकी शादी इतनी कम उम्र में हुई है, बल्कि आपकी एक लड़की भी है जिसने आपके लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया। शायद अभी भी अन्य लड़कियां हैं जिन्हें आपने नुकसान पहुंचाया है। मैंने ऐसे कई पुरुष देखे हैं जो प्यार में चंचल और भावुक होते हैं, लेकिन मैं अभी भी ऐसे पुरुष को पहली बार देख रहा हूं जो आपके जितना युवा है। लेन जुएरुओ ने हंसते हुए कहा। युनचे की पत्नी की पहचान के संबंध में वह अच्छी तरह से जानती थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसने युनचे की पूरी पृष्ठभूमि की जांच करने के लिए किसी को न्यू मून सिटी भेजा था। उनकी पत्नी जिया क्विंग्यू के फ्रोजन क्लाउड एसगार्ड की शिष्या होने का तथ्य फ्लोटिंग क्लाउड सिटी में हर किसी को अच्छी तरह से पता था। इसने जिया परिवार को, जिसका वह हिस्सा थी, अस्थायी रूप से फ्लोटिंग क्लाउड सिटी में एक विशाल व्यक्ति बनने का मौका दिया, जिसे किसी ने भी उकसाने की हिम्मत नहीं की। आखिरकार 4 प्रमुख संप्रदायों के भीतर फ्रोजन क्लाउड एसगार्ड के सबसे कम शिष्य थे, लेकिन वे अपने स्वयं की रक्षा करने के लिए जाने जाते थे। युनचे मुस्कुराए, लेकिन टिप्पणी करने से इनकार कर दिया, क्योंकि उन्होंने जवाब में पूछा, तो क्या सीनियर सिस्टर के पास कोई है जिसे वह पसंद करती है? मुझे बिल्कुल नहीं। जैसे कि सीनियर सिस्टर भी आपकी तरह ही इतनी कम उम्र में हर जगह महिलाकरण कर रही है। लेन जुएरुओ ने अपने होंठ भींचे और हंसी। ओह, कितने भाग्यशाली हैं कि तुम्हारे पास एक भी नहीं है, नहीं तो मैं दुख से मर जाता। युनचे ने राहत की एक छोटी सी सांस ली और उसकी अभिव्यक्ति भी काफी ढीली हो गई। उद्धरण चिन्ह ... तुम छोटे छोकरे, जब मैंने कहा कि तुम प्यार के मामले में चंचल हो तो मैंने तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं किया। लेन जुएरुओ ने फटकार का चेहरा दिखाने के लिए अपनी नाक ऊपर कर ली। उसके बाद उसने अपना आकर्षक चेहरा उठाया और उसकी अभिव्यक्ति में थोड़ी इच्छापूर्ण लालसा झलक रही थी, जिससे मैं आपकी वरिष्ठ बहन भविष्य में शादी करना चाहती हूँ। वह निश्चित रूप से बेजोड़ नायक होगा जो दुनिया को जीतने में सक्षम है। तुम्हारे जैसा चंचल मन वाला लड़का मेरे बस की बात नहीं है। इसके अलावा आप पहले से ही शादीशुदा हैं। युनचे, अच्छा आराम करो। लिटिल स्नो पिछली उड़ान से बहुत थक गया है। इसकी सारी शक्ति समाप्त हो चुकी है और इसे कुछ समय के लिए निद्रा में जाना पड़ सकता है। इसके जागते ही हम जा सकते हैं।
जहां तक यहाँ के लोगों की बात है, मैंने पहले ही इन दोनों छोटे साथियों से वादा किया है कि मैं अपनी शक्ति की सीमा के भीतर उनकी मदद करूंगा। युन चे के साथ थोड़ी देर बात करने के बाद वह स्पष्ट रूप से महसूस कर सकती थी कि वह खुद पर दबाव डाल रहा था और इस प्रकार उसने उसे परेशान करना जारी नहीं रखा। बाहर निकलने के बाद उसने धीरे से दरवाजा बंद कर दिया। जिस चीज की वे रखवाली कर रहे हैं उसमें दिलचस्पी है। लैन जुएरुओ के चले जाने के बाद जैस्मीन ने अचानक पूछा। बिल्कुल, युन चे ने अपनी आंखें बंद करके उत्तर दिया, चूंकि फीनिक्स का सार यहाँ है, इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि यह कुछ ऐसा है जिसे फीनिक्स पीछे छोड़ गया था। फीनिक्स, एक आदिम परमात्मा जानवर। यदि यह एक पंख भी है तो भी ये दिव्य गहन श्रेणी का होगा। अब जबकि बाहरी लोगों को इस जगह के बारे में पता चल गया है, भले ही उन्हें वह चीज न मिले जिसकी वे रक्षा कर रहे हैं, फिर भी इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि वे इस जगह के बारे में खबरें फैलाएंगे। जब वह समय आएगा तो कौन जानता है कि यह किसके हाथ में जाएगा। एक साधारण नश्वर व्यक्ति किसी ऐसी चीज पर कैसे हाथ उठा सकता है जो एक आदिकालीन दिव्य जानवर की है। जैस्मिन ने तिरस्कार पूर्वक ठंडी सांस भरी और फिर कुछ नहीं बोली, जैसे कि वह यू चे को एक तरह की चेतावनी दे रही थी। सन्नाटे के बीच यू चे ने 1 दर्जन या अधिक जड़ी बूटियां खोजने के लिए अपनी चेतना को स्काई पॉइजन पल में डुबाने से पहले अपने शरीर पर चोटों की जांच की। थोड़ी देर के लिए उन्हें सम्मलन करने के बाद उन्हें गहरे काले जिलेटिनस पदार्थ की एक गांठ प्राप्त हुई। अपनी आंखें बंद करने और तेजी से सो जाने से पहले उसने इसे अपने बाएं कंधे के ऊपर समान रूप से रगड़ा। जब युन चे फिर से उठा तो दूसरे दिन की दोपहर हो चुकी थी। बाहर से आने वाली अराजक आवाजों से उसकी नींद खुल गई। उद्धरण चिन्ह ... यदि आप चतुर हैं तो जल्दी से पीछे के पहाड़ पर लगी सील को खोल दें। आप यहाँ के संरक्षक परिवार हैं, आपके पास निश्चित रूप से इसे पूर्ववत करने का एक तरीका होगा। हमें ऐसा करने के लिए बाध्य न करें। एक कर्कश और हिंसक आवाज आई जिसमें अत्यंत विभत्स और धमकी भरा खतरा था। वह मुहर हमेशा से रही है और हमें ईमानदारी से पता नहीं है कि यह क्या है। इसे पूर्ववत करने का तरीका तो बिल्कुल भी नहीं। हम एक छोटा सा कबीला है जो यहाँ एकांत में रहता है। यदि हमारे पास वास्तव में किसी प्रकार का खजाना होता तो हमारा वंश इतनी दयनीय स्थिति में क्यों पहुंच जाता। वह फेंग बायचुआन की आवाज थी। हा, क्या आपको लगता है कि हम 3 साल के बच्चे हैं? आपके झूठ पर कौन विश्वास करेगा? आज हमारे कप्तान और उपकप्तान दोनों व्यक्तिगत रूप से आए हैं। यदि तुम मूर्खतापूर्ण खेल जारी रखते हो तो देखो, हम तुम्हारे पूरे वंश को मिटा देंगे। ये आवाजें, क्या ये हो सकती हैं? यू चे तुरंत अपने बिस्तर से उठ बैठा। हालांकि उसका बायां कंधा अभी भी दर्द कर रहा था और जब वह उसे हिलाता था तो वह उतना लचीला नहीं था, लेकिन कल की तुलना में ये काफी बेहतर था। उसके शरीर की अधिकांश छोटी मोटी चोटें लगभग आधी अधूरी ठीक हो चुकी थी और उसका शरीर अब उतना कमजोर नहीं रह गया था जितना कल था। कम से कम अब उसे सामान्य रूप से चलने में कोई समस्या नहीं थी। जैसे ही वह बिस्तर से नीचे उतरना चाहता था, कमरे का दरवाजा धक्का देकर खुल गया और लैन जुएरुओ तेजी से अंदर चली गई। ये देखकर कि यू चे पहले से ही जाग रही थी, उसने उत्सुकता से कहा, अच्छा नहीं जूनियर भाई, यू ब्लैक डायमंड मर्सिनरीज ग्रुप वास्तव में आया था आज। वे 100 से अधिक लोगों को लेकर आए हैं और गांव के प्रवेश द्वार को पूरी तरह से बंद कर दिया है। वे इतने तेज क्यों हैं? यू चे ने भौहें चढ़ा दी। कबीले के नेता फेंग और बाकी लोगों को भी बिना तैयारी के पकड़ा गया था, लेकिन अब पूरा कबीला एहतियात बरत रहा है। लैन जुएरुओ की अभिव्यक्ति चिंता से भरी थी। उसी क्षण बाहर से तेज दहाड़ की एक और लहर आई। क्या कल की छोटी सी सुंदरता यहाँ है? कोई खजाना नहीं, वह भी ठीक है। बस पहले उस छोटी सुंदरता को सौंपे। पहले हम चाचाओं को मजा लेने दो और शायद हम खजाने के बारे में भी भूल जाएंगे। हा। दूर से हंसी की लहर सुनाई दी। यू चे की भौहें सिकुड़ गईं। उसे अचानक समझ आया कि यह काला दानव भाड़े का समूह इतनी तेजी से हमला करने के लिए क्यों आया था। यह स्पष्ट था कि वे भी अनिश्चित थे कि क्या इस जगह पर कोई तथाकथित खजाना है। यहाँ के लोगों की गहन शक्ति से कोई भी समझदार व्यक्ति यह निष्कर्ष निकाल सकता है कि अगर यहाँ किसी प्रकार का खजाना होगा तो भी वह उतना अच्छा नहीं होगा। लेकिन कल लैन जुएरुओ ने इस भाड़े के समूह के 3 लोगों से लड़ाई की थी और लैन जुएरुओ की सुंदरता इतनी शानदार थी कि उन्हें ये सोचकर झटका लगा कि वह एक दिव्य प्राणी थी। उनके यहाँ पहुंचने का कारण किसी प्रकार का खजाना नहीं था, बल्कि लैन जुएरुओ था। उन्हें डर था कि अगर वे थोड़ी देर से आते तो वह चली जाती। दुष्ट लोगों का ये समूह। लैन जुएरुओ ने अपने होठों को चबाया और उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। जूनियर ब्रदर युन, आप अभी भी घायल हैं, इसलिए आपको यहीं रहना चाहिए और आराम करना चाहिए।
चाहे कुछ भी हो बाहर मत जाओ, मैं उन्हें सबक सिखाने जाऊंगा। यदि लेन जुएर्वो ने कल उन 3 लोगों को तुरंत मार डाला होता तो इसके परिणामस्वरूप इतना अधीर हमला नहीं होता। लेकिन युन चे लेन जुएर्वो को दोष देने में असमर्थ थी। आखिरकार वह अभी भी एक लड़की थी और उसका दिल मूल रूप से नर्म था। उन्होंने लेन जुएर्वो को पीछे खींच लिया और भौहों पर ध्यान केंद्रित करते हुए पूछा, इस भाड़े के समूह में लोगों की खेती का स्तर क्या है? वहाँ एक आवश्यकता प्रतीत होती है प्रवेश करना, उनमें से प्रत्येक प्राथमिक गहन क्षेत्र से ऊपर है। सबसे कम गहन शक्ति वाला व्यक्ति नेसेंट प्रोफाउंड दायरे के पहले स्तर पर है। पहले और 5वें स्तर के बीच 80 से अधिक है और उनमें से 30 से अधिक नेसेंट प्रोफाउंड दायरे के 5वें स्तर से ऊपर है। इसके अलावा 4 और, जो उनके कप्तान और उपकप्तान होने चाहिए, उन्हें सच्चे गहन दायरे में पहुंचना चाहिए था। लेन जुएर्वो ने अपनी भौहें सिकुड़ते हुए उत्तर दिया। इस तरह की लाइन अप के साथ फैंग बाय चुवान और अन्य लोगों के लिए जो केवल एलिमेंट्री प्रोफाउंड के 10वें स्तर पर थे, उन्हें रोक पाना मूल रूप से असंभव था। सच्चा गहन क्षेत्र। यू चे ने हल्की सी सांस ली जब लेन जुएर्वो को पकड़ने वाला हाथ कस गया। नहीं, तुम नहीं जा सकते। तुमने सुना कि वे पहले क्या चिल्लाए थे? उनकी यात्रा का मकसद संभवतः आपके लिए ही है। आइए नेसेंट प्रोफाउंड दायरे के 100 से अधिक लोगों के बारे में बात न करें, केवल उन सच्चे गहरे दायरे के कप्तानों के बारे में बात न करें। वे लोग नहीं हैं जिन्हें हम संभाल सकते हैं। उन्होंने पहले से ही गांव के बाहर निकलने पर रोक लगा दी है, इसलिए हम चाहकर भी बच नहीं पाएंगे। इसके अलावा शायद मैं अभी भी पर्याप्त प्रयास के साथ उनसे निपट सकता हूँ। जैसे ही लेन जुएर्वो ने कहा, उसने अपने हाथ बढ़ाए और अपनी गर्दन से मोती का हार उतार दिया। इसके तुरंत बाद यू चे की आश्चर्यचकित निगाहों के नीचे उसकी गहरी ऊर्जा तेजी से उभरी। इस हार के मोतियों को प्रोफाउंड लॉकिंग पल्प के रूप में जाना जाता है। जब पहना जाता है तो ये पहनने वाले की गहन शक्ति को 5 रैंक तक दबाने में सक्षम होता है। मेरी सच्ची गहन शक्ति साधना सच्चे गहन क्षेत्र के 3रे स्तर पर है। वे मुझे इतनी आसानी से चोट नहीं पहुंचा पाएंगे। लेन जुएर्वो की गहन ऊर्जा में बदलाव ने यू चे को आश्चर्यचकित कर दिया। 18 साल की उम्र, ट्रू प्रोफाउंड दायरे के 3रे स्तर पर। ये जियो लुओचेन से बिल्कुल अलग और आश्चर्यजनक क्षेत्र था जो न्यू मून सिटी का नंबर 1 जीनियस था। उसने आश्चर्य से पूछा, बड़ी बहन, आपने ऐसा क्यों किया? मैंने ऐसा करना चुना क्योंकि मैं बहुत अधिक ध्यान आकर्षित नहीं करना चाहता था। वैसे भी तुम यहीं रहो और मैं तुम्हें यहाँ से बाहर लाने के लिए एक उपाय सोचूंगा। भले ही लेन जुएर्वो समाप्त कर चुकी थी और जाने ही वाली थी, उसे युन चे ने फिर से वापस खींच लिया। भले ही सीनियर सिस्टर के पास ट्रू प्रोफाउंड दायरे की ताकत हो, प्रतिद्वंद्वी के पास ट्रू प्रोफाउंड दायरे में 4 लोग हैं। हालांकि मैं इसे निश्चित रूप से नहीं कह सकता, उनका औसत स्तर आपसे अधिक भी हो सकता है। अगर इससे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है तो मैं आपके साथ बाहर जाऊंगा। देवताओं के विरुद्ध अध्याय 105 काला दानव। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। अध्याय 105 काला दानव। 2 पहाड़ों की दीवारों के बीच स्थित संकीर्ण घाटी का रास्ता इस छोटे से गांव का एकमात्र प्रवेश द्वार बन गया जो सांसारिक मामलों से अलग था। फिर भी इस समय इस एकमात्र प्रवेश द्वार को जंगली भेड़िए जैसी आभा वाले लोगों के एक समूह ने मजबूती से अवरुद्ध कर दिया था। उनमें से हर एक ने उस भीड़ पर तीखी और व्यंग्यपूर्ण दृष्टि डाली जो उनके सामने भय से अभिभूत थी। मैं पहले ही कई बार कह चुका हूँ, हम एक सामान्य छोटे से गांव के अलावा और कुछ नहीं है। कोई तथाकथित खजाना नहीं है, वह व्यक्ति तो बिल्कुल नहीं जिसकी आप तलाश कर रहे हैं। फैंग बाय चुवान ने अपने गुस्से को फूटने न देने की कोशिश करते हुए अपनी मुट्ठी कसकर भींच ली। उनके सामने कोई भी दुष्ट व्यक्ति उनके गोत्र के किसी भी व्यक्ति से श्रेष्ठ होगा। ये खलनायकों का एक समूह था जिसका विरोध करना उनके लिए बिल्कुल असंभव था। एक सामान्य सा गांव। हा, क्या स्टेनथाउजेंड बीस्ट पर्वत श्रृंखला के मध्य में एक सामान्य छोटा सा गांव स्थित होगा? क्या यह ऐसी अजीब सील की रखवाली करेगा? मेरी नजर में आप लोग स्पष्ट रूप से एक मुरझाते अभिभावक परिवार हैं। उन्मत्त हंसी की लहर के बाद काली टोपी पहने एक भयंकर दिखने वाला मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति ब्लैक डेमन मर्सिनरी ग्रुप से बाहर चला गया। उसके पीछे चल रहे 3 लोगों के चेहरे पर दुर्भावनापूर्ण मुस्कुराहट थी और उसने एक गहरी आभा छोड़ी जो इतनी मजबूत थी कि फैंग बाय चुवान पीला पड़ गया। उन्होंने फैंग बाय चुवान की ओर प्रश्नवाचक दृष्टि से देखा और उपहास किया। ये डैडी यहाँ के प्रमुख हैं, ब्लैक डेमन मर्सिनरी ग्रुप के कैप्टन ब्लैक डेमन। हमें कूड़ा कचरा फेंकने में जरा भी दिलचस्पी नहीं है, इसलिए मैं आपको एक आखिरी मौका देता हूँ। आपको बस खजाना और सुंदरता सौंपने की जरूरत है और मैं कैप्टन के रूप में अपनी उपाधि की कसम खाता हूँ कि हम यहाँ एक भी व्यक्ति को छुए बिना चले जाएंगे। हालांकि यदि आप अभी भी मेरी दयालुता की सराहना करने में विफल रहते हैं
तो ब्लैक डेमन ने वुल्फ फैंट को घुमाया। उसके हाथ में गदा थी और वह दुर्भावना से हंसा। हमें और 100 लोगों को मारने में कोई आपत्ति नहीं है। निराशा की धीमी चीखें गूंज उठी। फैंग बायचुआन के पीछे जो भी था उसके चेहरे क्रोध और भय से भरे हुए थे। कुछ छोटे बच्चे कांपते हुए अपनी मां के आलिंगन में दुबक गए और डर के मारे जोर जोर से रोने लगे। कुछ बुजुर्ग गुस्से से कांप रहे थे और लगातार चिल्ला रहे थे, तुम खलनायक चोरों को निश्चित रूप से प्रतिशोध मिलेगा। फैंग बायचुआन ने दृढ़ता से भींचे हुए दांतों से उत्तर दिया, जब मैं कहता हूं कि कुछ भी नहीं है तो वास्तव में कुछ भी नहीं है। यहां तक कि हम भी नहीं जानते कि वह मुहर क्या है। भले ही तुमने हम सबको मार डाला, फिर भी हमारे लिए ये जानना असंभव होगा। ओह हो, आप बहुत कंजूस हैं। ऐसा लगता है कि बिना खून खराबे के आप ईमानदार नहीं रहेंगे। कोई बात नहीं, हमारे पास आपके साथ धीरे धीरे खेलने के लिए काफी समय है। ब्लैक डेमन दुर्भावना से हंसा और फिर एक अधेड़ उम्र के आदमी पर नजर डाली जो उसके पीछे एक कुल्हाड़ी लेकर आया था। ब्लैकी, जाओ और उन्हें मेरे लिए शिक्षित करो। अपनी इच्छानुसार उन्हें मार डालो या पंगु बना दो। रोज कप्तान ब्लैकी नामक व्यक्ति ने एक बड़ा हेलीकॉप्टर उठाया और बाहर चला गया। दिखावा करने के लिए अपने बड़े ब्लेड को चारों ओर घुमाया और तिरस्कारपूर्ण दृष्टि से अपने होठों के कोने को चाटा, जैसे कि चींटियों के झुंड को देख रहा हो। वे जो ऐसा नहीं करते हैं, इससे बेहतर कुछ नहीं पता। दादाजी आए और तुम्हें शिक्षित करें। बोलना समाप्त करने के बाद उसका ब्लेड सीधे फैंग बायचुआन के लिए झूलता हुआ आया। यह मत सोचो कि तुम हमारे कबीले नेता को चोट पहुंचा सकते हो। फैंग बायचुआन के पीछे के 3 बुजुर्ग एक ही समय में बाहर निकले और ब्लैकी का सामना किया। तीनों बुजुर्ग एलिमेंट्री प्रोफाउंड दायरे के 10वें स्तर पर थे, इसलिए अगर फैंग बायचुआन को भी शामिल किया गया तो कोई रास्ता नहीं था कि वे ब्लैकी के लिए मैच कर सके, जो नेसेंट प्रोफाउंड दायरे के 6ठे स्तर पर था। ब्लैकी के पहले प्रहार ने सीधे तौर पर पहले बुजुर्ग की गहन ऊर्जा रक्षा को उसके शक्तिशाली ब्लेड आभा से खोल दिया, जिससे उसकी बाईं छाती पर एक लंबा खूनी घाव हो गया। माउंटेन स्प्लिटिंग ब्लेड। ब्लैकी ने ठंडी हंसी भरी और फिर उसके ब्लेड की शक्ति और भी अधिक भयानक हो गई। उनका जन्म किसी संप्रदाय में नहीं हुआ था, इस प्रकार स्वाभाविक रूप से उसके पास कोई गहन कला नहीं थी। हालांकि भले ही उसका गहन कौशल निम्नतम श्रेणी का था, उसकी बेहतर गहन शक्ति के स्तर को देखते हुए भले ही उसने गहन कौशल का उपयोग नहीं किया हो, फिर भी वह फैंग बायचुआन और अन्य को आसानी से कुचलने में सक्षम होगा। उनके गहन कौशल की सक्रियता पतझड़ की आंधी की तरह थी, जो गिरे हुए पत्तों को साफ साफ बहा ले जाती थी। जहां भी उसका ब्लेड गिरा, हर एक बुजुर्ग पर एक घाव रह गया। उसने अचानक एक लात मारी जो फैंग बायचुआन के पेट के निचले हिस्से पर जोर से लगी, जिससे वह 30 फीट दूर चला गया, जबकि उसके मुंह से बड़ी मात्रा में ताजा खून निकला। कबीले नेता पिता रोते हुए फैंग जुएर और फैंग जियाने फैंग कयून के आलिंगन से बाहर निकले, खुद को फैंग बायचुआन के पास फेंक दिया और उसके शरीर को खींच लिया। तीनों बुजुर्ग जमीन पर गिर पड़े। उनके घावों से खून बह रहा था और उनके चेहरे निराशा से भर गए थे। हे, ये दोनों लड़के तुम्हारे बेटे और बेटी होंगे। ब्लैकी ने अपना ब्लेड खींचा और कदम दर कदम फैंग बायचुआन की ओर चला और फिर भयावह रूप से कहा, मुझे देखने दो कि क्या मैं तुम्हारी बेटी की आंखें तराशने के बाद भी इतना चुप रहूंगा। फैंग बायचुआन की सिकुड़ी हुई पुतलियों के बीच वह अचानक बड़ा और आतंकित फैंग जियान र को पकड़ लिया। रुकना। उधर से एक गुस्से भरी और नाजुक चीख सुनाई दी और उसी समय एक बर्फ सफेद चमक उल्का की तरह उड़ती हुई आई। ब्लैकी की प्रतिक्रिया भी तेज थी। उसने अपना हाथ पीछे खींच लिया और घबराकर पीछे हट गया, क्योंकि एक जेड जैसी बर्फ सफेद लंबी तलवार ने उस स्थान पर सटीक वार किया जहां वह पहले खड़ा था। उसके पूरे शरीर से ठंडा पसीना फूट पड़ा। आदान प्रदान के बाद एक बर्फ सफेद आकृति उतरी और गुस्से से भरी ठंडी नजर से ब्लैकी की ओर इशारा करने के लिए जमीन से जेड तलवार निकाली। लैंस जुएरो के प्रकट होते ही ब्लैक डेमन मर्सिनरी ग्रुप से हॉन्फने और निगलने की आवाज तुरंत सुनी गई। वे सभी लैंस जुएरो को ऐसे घूर रहे थे मानो अचंभित हो गए हों और उनमें से हर एक की आंखें सीधी बाहर की ओर उभरी हुई हों। उनकी अभिव्यक्ति सुस्त हो गई और बड़ी मात्रा में लार अनजाने में बह गई। सीए कप्तान, वह है। ब्रॉडेक्स आदमी ने कल उत्साहित होकर ब्लैक डेमन से कहा, मैंने तुमसे झूठ नहीं बोला था ना? क्या वह परी जैसी नहीं है? घूरने से ब्लैक डेमन की 2 आंखें पहले से ही खुली हुई थी और यहाँ तक कि उसके दोनों हाथ भी खुले हुए थे। हिलता हुआ उसने दृढ़ता से लार का एक मुंह निगल लिया और फुसफुसाया, सुंदर, सचमुच सुंदर। लानत है, वास्तव में इस दुनिया में ऐसी खूबसूरत महिला मौजूद है। जिन महिलाओं के साथ इस पिता ने पहले खेला था वे उसकी तुलना में बिल्कुल भद्दी है। हमें यह महिला अवश्य मिलनी चाहिए। अगर मैं इस तरह की महिला के साथ एक रात सो सकूं, तो मेरा जीवन पूरा हो जाएगा। हे, जब वह पहले ही बाहर आ चुकी है तो क्या वह पहले से ही आपकी नहीं है?
ब्रॉडेक्स आदमी ने चापलूसी करते हुए कहा, हालांकि भले ही वह युवा दिखती हो, उसकी गहन शक्ति वास्तव में सच्चे गहन दायरे तक पहुंच गई है। यदि ग्रुप लीडर उसे ले जाना चाहता है तो ऐसा करने के लिए कुछ प्रयास की आवश्यकता होनी चाहिए। ये डैडी और ब्लैक टाइगर, ब्लैक डेविल, ब्लैक वुल्फ, जो सभी ट्रू प्रोफाउंड दायरे में हैं, इसके अलावा सो और भाई अभी भी थोड़ी सुंदरता से निपट नहीं सकते हैं। हाँ 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 हाँ, ब्लैक डेमन ने अपने हाथ रगड़े और बिना किसी हिचकिचाहट के हंसा। उन भावुक आंखों में ऐसा लग रहा था मानो लेंजुएरो पहले से ही उसकी संपत्ति में से एक थी। ब्लैकी, पीछे हट जाओ, मैं व्यक्तिगत रूप से इस छोटी सी सुंदरता से खुद ही निपटूंगा। ब्लैकी आज्ञाकारी ढंग से पीछे गिर गया। ब्लैक डेमन मर्सिनरी ग्रुप के सभी लोग लेंजुएरो पर नजर रख रहे थे, लेकिन वे केवल अपनी लार ही निगल सकते थे। वे केवल कल्पना ही कर सकते थे, क्योंकि केवल ब्लैक डेमन को ही ऐसी महिला का आनंद मिलेगा। अरे सुंदर, तुम्हारा नाम क्या है? इस वर्ष आपकी आयु कितनी है? काले दानव ने अपनी भेड़िया नुकीली गदा ले जाते हुए और घृणित विशाल पीले दांतों वाला मुंह दिखाते हुए व्यंग्यात्मक ढंग से पूछा। ब्लैक डेमन के शरीर से निकलने वाली गहन शक्ति की आभा ने लेंजुएरो को अपनी भौहें कसने पर मजबूर कर दिया। ट्रू प्रोफाउंड दायरे का तीसरा स्तर, वह उसके समान स्तर पर था। उसने एक खामोश सांस ली, उसकी अभिव्यक्ति उदासीन रही और वह ठंडे स्वर में चिल्लाई, तुम लोग भाड़े के लोग हो। आप लोगों से कमीशन लेकर केवल नौकरी करते हैं, आप कोई डाकू समूह नहीं है। जितना अधिक आप अन्याय करेंगे, उतनी ही अधिक संभावना है कि आप स्वर्ग के क्रोध से पीड़ित होंगे। ये वह स्थान नहीं है जिस पर आपको कब्जा करना चाहिए। तुरंत चले जाओ। उसकी दिव्य आभा और भव्यता ने ब्लैक डेमन की इंद्रियों पर हल्का हमला किया और उसे करीब से देखने पर उसकी हड्डियां लंगड़ा हो गई। उसने एक बार फिर दृढ़तापूर्वक अपनी लार निगल ली और भद्दे ढंग से हंसा, यहाँ से चले जाओ। आनंद से, आनंद से। चून की छोटी सी सुंदरी ने अपना मुंह खोल दिया है, इसलिए यह मामला आसानी से सुलझ सकता है। यदि छोटी सुंदरी मेरे पीछे आने और मेरी महिला बनने के लिए सहमत हो जाती है, तो मैं, ब्लैक डेमन, तुरंत चले जाने का वादा करूंगा और अपने जीवन काल में इस जगह पर कभी वापस नहीं आऊंगा। छोटी सुंदरी, आप क्या कहती हैं? ऐसी बदतमीजी। लेंजुएरो गुस्से से दहाड़ने लगा, फिर उसे तुरंत एहसास हुआ कि ये दो शब्द फिट नहीं बैठ रहे थे। क्रोध के ऊपर अतिरिक्त क्रोध के साथ, वह जानती थी कि खलनायकों के इन समूह को कुछ भी कहना बेकार होगा, और सीधे ब्लैक डेमन पर हमला कर दिया। एकमात्र चीज जिसके बारे में वह सोच सकती थी कि मौजूदा संकट को हल किया जा सकता था, वह थी इसे हराना। ब्लैक डेमन उसे पकड़े और फिर ब्लैक डेमन मर्सिनरी ग्रुप को पीछे हटने के लिए मजबूर करे। ब्लैक डेमन को उम्मीद नहीं थी कि लेंजुएरो अचानक हमला कर देगा, और उसने घबराकर अपनी वुल्फ फैंट गदा को रोकने के लिए उठाया, और लेंजुएरो के लगातार कुछ तलवार के वार से वह क्षण भर के लिए घबरा गया। लेंजुएरो की तलवार पर एक सोने की चमक छा गई। तलवार का प्रतिबिंब भव्य और तेज था, क्योंकि इसने काले दानव को चकाचौंध कर दिया था। केवल दो चीर चीर की आवाजें सुनी जा सकती थी जब उसके शरीर पर हल्का कवच तुरंत दो भागों में विभाजित हो गया, और यहाँ तक कि उसकी सुरक्षात्मक गहन ऊर्जा भी कटकर खुल गई, क्योंकि मांस का एक टुकड़ा अचानक उड़ गया। ब्लैक डेमन मर्सिनरी ग्रुप के सभी भाड़े के सैनिक स्तब्ध थे। ये लड़की जो केवल 17 से 18 साल की दिखती थी, उसने हमला करते ही अपने ग्रुप लीडर ब्लैक डेमन को घायल कर दिया। ब्लैक डेमन ट्रू प्रोफाउंड दायरे के तीसरे स्तर पर गहरी ताकत वाला व्यक्ति था। काले दानव का गुस्सा भी तलवार के प्रहार को पाकर फूट पड़ा, जो न तो भारी था और न ही हल्का। उसने जोर से दहाड़ लगाए और अपनी भेड़िया नुकीली गदा घुमाई। गदा पर सांप के आकार की बिजली की चिंगारियों की 3 रेखाएं अजीब तरह से दिखाई दी, और बज़ज़्ज़त ध्वनि के साथ खतरनाक शक्ति का एहसास हुआ। विद्युत विशेषता गहन कौशल। लेंजुएरो मन ही मन थोड़ी चिंतित थी। एक सामान्य भाड़े के समूह के एक समूह नेता के पास वास्तव में विद्युत विशेषता का गहन कौशल था। मैड स्नैक थंडर डांस। बिजली से ढकी विशाल वुल्फ फैंट गदा ने लेंजुएरो के चारों ओर एक विशाल गोलाकार चाप खींचा। हड़ताल से बचने में असमर्थ, लेंजुएरो की तलवार शानदार ढंग से सुनहरी रोशनी से चमक रही थी, और उसने वास्तव में तलवार के शरीर के साथ हमले का सामना किया। डिंग। चिंगारियां सभी दिशाओं में उड़ गईं। लेंजुएरो की जैद तलवार तुरंत एक बड़े अंतर से विकृत हो गई, और विशाल शक्ति के प्रभाव के कारण लेंजुएरो पीछे की ओर पलट गई। हालांकि जैसे ही उसके पैर जमीन पर पड़े, वह फिर से ब्लैक डेमन की ओर आगे बढ़ी। जैसे ही उसने एक नर्म मंत्र बुदबुदाया, जिसे केवल वह खुद सुन सकती थी, उसकी खूबसूरत आंखों में एक सुनहरी रोशनी चमक उठी। सोम। मेहराब। तलवार। चून की काले दानव को वश में करना ही संकट के समाधान की एकमात्र आशा थी। लेंजुएरो के पास अब पीछे हटने का कोई कारण नहीं था। उसने अपने सबसे मजबूत कौशल से सीधे ब्लैक डेमन पर हमला बोल दिया। जैसे ही तलवार का प्रहार हुआ, युनचे की नजर अचानक उथल पुथल में चली गई।
क्योंकि लेंजुएरो वर्तमान में जिस तलवार शैली का उपयोग कर रहा था वह एक प्रकार की तलवार शैली थी जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी। ये स्पष्ट रूप से केवल एक साधारण तलवार का प्रहार था, फिर भी तलवार का दृष्टिकोण न केवल हिंसक और दबंग था, बल्कि इसमें गुप्त गर्व की भावना भी थी, मानो यह एक अहंकारी राजा था जो दुनिया को हेय दृष्टि से देखता था, जो अपने रास्ते में बेजोड़ और अजेय थी। चूंकि मैड स्नैक थंडर डांस में बहुत बड़ी और दुर्जय शक्ति थी, ब्लैक डेमन ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि लेंजुएरो वास्तव में उसके मैड स्नैक थंडर डांस को रोकने और इतनी तेजी से पलटवार करने में सक्षम होगा। उसने अपनी वुल्फ फैंग गदा उठाए और अपना मोर्चा रोक लिया, लेकिन जैसे ही तलवार की नोक ने वुल्फ फैंग गदा को छुआ, ब्लैक डेमन की अभिव्यक्ति अचानक बहुत बदल गई, क्योंकि क्लब के शरीर से एक आश्चर्यजनक ताकत निकली जिसका वह बचाव नहीं कर सका। एक डिंग ध्वनि के साथ उसका शरीर तेजी से पीछे की ओर उड़ गया और उसके हाथों में मौजूद वुल्फ फैंग गदा भी अप्रत्याशित रूप से उसकी पकड़ से छूट गई, क्योंकि वह बहुत दूर तक उड़ गई। फिर भी लेंजुएरो की तलवार की गति जरा भी कमजोर नहीं हुई। तलवार की नोक सीधे ब्लैक डेमन के बाएं कंधे की ओर चली गई, उसकी सुरक्षात्मक गहन ऊर्जा को तोड़ दिया जैसे कि टोफू काट रहा हो, और उसके कंधे के पीछे से बाहर निकल गई, सीधे उसके कंधे के माध्यम से एक स्पष्ट छेद दिया। इस तरह के और अपडेट के लिए कृपया हमारे चैनल ऑडियो बुक्स 108 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन सक्षम करें। धन्यवाद।